आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए तो कृपया हाँ या ना लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। तो क्लास जल्दी से शुरू होगी और हम फटाफट शुरुआत करते हैं। चलिए मैं यहीं पर हूँ, अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताएं। नमस्कार और नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप लोग जुड़ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो जल्दी बताएं प्लीज़, आवाज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ कम्युनिकेट करें, क्योंकि मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है कंफर्म करने के लिए। और बस क्विकली हम लोग सेशन को शुरू करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो भी सवाल है पढ़िए और ज़रा इसको करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि a girl walked to a school from her house at 5 km/h speed for 24 minutes and cycles back the same distance at 8 km/h. The time taken to cycle back is, कि साइकिल बैक करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम है भाई। तो देखिए सवाल पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है, आसान है कि 5 किलोमीटर से वो जाती है, वॉक टू द स्कूल एट 5 km/h फॉर 24 मिनट्स और साइकिल्स बैक द सेम डिस्टेंस 8 km/h। अच्छा, अब देखिए कितना आसान सा सवाल है ये। कह रहा है 24 मिनट जाने में लगा है, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे? क्या ये मुश्किल सवाल है आपके लिए? ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना। कैसे? आप कहोगे कि जो स्पीड रेशियो है आपका यहाँ पर वो 5:8 है। अगर स्पीड रेशियो 5:8 है तो टाइम रेशियो क्या होगा? 8:5 होगा। अगर यहाँ 24 मिनट्स लग रहे हैं, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ 5 3 ज़ा 15 मिनट्स लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कि हमने आंसर मार्क कर दिया। पर मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, इस सवाल में देखिए ऑप्शंस फिर से बहुत पुअर दिए हैं, और उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ध्यान से देखो, एक मिनट ये बताओ कि अगर 5 km/h से कोई दूरी चलने में 24 मिनट्स लगते हैं, तो अगर स्पीड डबल हो गई होती तो टाइम आधा लगता, यानी 12 मिनट लगता। अगर स्पीड दुगनी हो गई होती तो 12 मिनट लगता। देखो दो ऑप्शन कितने बकवास दिए, 8 मिनट और 10 मिनट। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीड दोगुनी नहीं हुई है। क्या स्पीड दोगुनी हुई है? नहीं, स्पीड सिर्फ और सिर्फ 8/5 टाइम्स हुई है, राइट। मेरा कहने का मतलब है कि आप देखो दो ऑप्शन एग्जाम में कितने बकवास दिए होते हैं, और फिर 15 और 21 निकालने में आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि 5 से 8 स्पीड हुई है, लगभग 1.5 गुना तो दिख ही रहा है हो रहा है। तो टाइम 1.5 गुना भी अगर आप कम करोगे तो 21 मिनट सही नहीं हो सकता है। 15 मिनट इज द ओनली आंसर दैट कैन बी करेक्ट। एनीवेज ये तरीका भी सही है, आप ये इस्तेमाल करो, पर ऑप्शन एलिमिनेशन की थोड़ी आदत डालिए, मजा आएगा आपको। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि जो लंबाई है, चौड़ाई है और जो ऊंचाई है एक बॉक्स का, वो आपको दिया हुआ है 506 सेंटीमीटर, 345 सेंटीमीटर एंड 230 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्केल दैट विल मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द बॉक्स इज। देखो इसका कहने का मतलब क्या है। इनका कहने का मतलब है इस सवाल में नहीं आ रहा हो। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला सवाल कौन सा है। इट इज ए स्किल दैट यू हैव टू लर्न थ्रू एवरी क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो करते रहो एलिमिनेशन, भले एक हो रहा है या दो हो रहा है। एडिशनली मैंने कब बोला कि आपका वो मेथड बेकार है? मैंने तो बोला वो अच्छा है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अंटिल यू गेट इनटू इट यू विल नॉट लर्न इट, ठीक है। तो जहां मौका मिले वहां एलिमिनेट भी करके देखते रहो, भले ही आंसर निकले या ना निकले उससे। चलो सवाल को ध्यान से देखो फिर से। 506, 345 और 230 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डायमेंशन है। अब आपको करना क्या है, देखो कि अगर मैंने आपको एक लेंथ दी ऐसे, वो लेंथ मान लिया है x, तो ये यही पूछ रहे हैं कि वो x लेंथ इन तीनों को मेजर कर दे। इन तीनों को मेजर करने का मतलब क्या है कि ये तीनों नंबर उसके मल्टीपल हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें ये लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए तो x क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए इन तीनों नंबर्स का। अब एक तरीका तो ये है कि आप इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, या दूसरा तरीका है क्यों ना ऑप्शन देख ले। ऑप्शन ऐसा नंबर होगा जो कि सबसे बड़ा नंबर हो और इन तीनों को डिवाइड कर दे। अब देखो जैसे ही आप जाओगे, लेट्स से छोटे नंबर शुरू करते हैं 15 से, 15 आप तुरंत गलत कर दोगे, क्योंकि 15 का कोई भी मल्टीपल जो होता है वो या तो 5 में एंड करता है या फिर 0 में। 15 का कोई भी मल्टीपल 5 या 0 में एंड करता है।
तो आप कहोगे कि ये और ये इनकी तो गुंजाइश भी है क्योंकि लास्ट में 0 है, गुंजाइश है। इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि ये तो 6 में एंड कर रहा है, तो ये इसका मल्टीपल नहीं हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। फिर मैं बात आऊंगा, कहूंगा 30 पे जरा बात कर लेते हैं। अरे भाई जिसको 15 डिवाइड नहीं कर पाया, क्या उसको 30 डिवाइड कर पाएगा? आप बताओ, कोई नंबर 506 15 से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या वो 30 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में एक ना एक ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अगर इन दोनों में एक ऑप्शन सही होगा तो मेरा फिर से एक सवाल है कि क्या 46 सेंटीमीटर सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि 46 एक इवन नंबर है, इवन नंबर का मल्टीपल कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता। 345 क्या है आपका? एक ऑड नंबर है, इवन नंबर का मल्टीपल कभी ऑड नंबर नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो या तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लिख के निकालो, समय लगेगा, ऑप्शंस का इस्तेमाल करो। 15 कैलकुलेट किया, 30 अपने आप रिजेक्ट हो गया, 46 तो होना ही नहीं है क्योंकि एक नंबर ऑड है। ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर का मल्टीपल नहीं होता, इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यह भी सही नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ओनली 23। बहुत ज्यादा सीएफ का ज्ञान नहीं है तो भी ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, कह रहा है एक मोबाइल कवर है, उसकी कॉस्ट है 264 रुपए और वो डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 12% डिस्काउंट इस पे है। तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 सच मोबाइल कवर्स? बताओ जरा भाई। 264 पे अगर आप डिस्काउंट लगाओगे कितने परसेंट का? 12% का डिस्काउंट लगाओगे तो आप कहोगे 0.88 टाइम्स करोगे आप। 12% कोई वैल्यू अगर कम हो जाती है ना तो 0.88 टाइम्स हो जाती है। अब देखो ऑप्शन बड़ी बकवास दी है, यूनिट डिजिट देखना सबकी अलग अलग है। यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो आप कहोगे यहाँ 0.8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके एंड में क्या आएगा? पॉइंट। कहीं ना कहीं इतना ध्यान रखो आप कि लास्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल अंत की वैल्यू की बात करें तो बिल्कुल अंत में 2 आना चाहिए इसके, और फिर मुझे 4 ऐसे चाहिए तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंत में 8 आना चाहिए। 8 कहां है? यहां है, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। दीज आर नॉट माई ऑप्शंस। ये ऑप्शन किसने दिया है? किसने दिया है? एग्जामिनर ने। तो मैं क्या करूं? व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर इज द यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग हैं तो यूनिट डिजिट अगर सबकी अलग अलग है और यहां ये कोई अप्रॉक्सीमेटेड आंसर नहीं है, ये भी आप समझ लेना। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आ सकती है, क्योंकि यहां पर मैंने डेसिमल लगाया हुआ है 0.88 में। तो डेसिमल के बाद अगर मैक्सिमम 2 ही डिजिट आ सकती है, सारे ऑप्शन 2 डिजिट में ही दिए हैं डेसिमल के बाद, देयर इज नो अप्रॉक्सीमेशन। सो दैट इज वाई आप यूनिट डिजिट चेक करो कि पहले अगर हम 12% कम करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा, 2 आएगा पहले, 8 इंटू 4। पर ये एक आइटम का है, 4 आइटम दिए हैं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में 8 आना चाहिए। सी ऑप्शन के अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो वो भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, यू कैन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूं। आप चाहो तो 4 आइटम की टोटल वैल्यू निकाल लो, मैं अभी बता रहा हूं। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो कर लो। 4 आइटम की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 1056 इसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। चारों का मैंने पहले ही निकाल लिया। फिर मुझे इसमें 12% माइनस करना है तो मैं पहले 10% माइनस करूंगा तो 105.6 माइनस होगा। फिर इसमें 2% माइनस करूंगा, इसका अगर 2% आप निकालोगे तो 21/12 आएगा, 21.12 आ जाएगा। ऐसे करके आप लिखोगे। आप जरा इनको जोड़ लो और देखो आपकी वैल्यू क्या आ रही है। जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आ रहा है कि ये सही है कि नहीं? यहाँ क्या गलती हुई है? देखो कोई गलती नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जब आप इसका डबल करोगे, क्योंकि देखिए मैं फिर से इसको सही से लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है। ये मैंने आपका 10% जो वैल्यू थी, ये 1% जो वैल्यू थी ना, यहां पर आपका जो 100% वैल्यू है, अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं, मुझे उसका 12% सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12% सब्ट्रैक्ट करना, तो ये मैंने 10% सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने 2% सब्ट्रैक्ट किया जो कि आया 21.12। ये ध्यान से आप देखो। अब इसको आप क्या करोगे? इसको आप पूरी वैल्यू में से माइनस करोगे। पूरी वैल्यू में से माइनस करोगे तो आपको जो भी मिलना है वो मिल जाएगा। बट एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि यू शुड नॉट वरी टू मच अबाउट द एक्चुअल वैल्यू। दैट इज नॉट योर कंसर्न इन द एग्जाम, इज इट? क्या आपका एग्जाम में ये कंसर्न है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? नहीं, तो मैं उससे फोकस ही नहीं कर रहा हूं, मेरा तो उधर दिमाग ही नहीं जा रहा है। आई हैव टू फाइंड द आंसर क्विकली एंड दैट आई एम गेटिंग, कि वो आंसर क्या होगा। 8 4 2 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 8 आएगा, बस हो गया। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये देखो सवाल, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि x + 12 x - 1 और 2x - 3 वैल्यूज हैं एंगल की, ट्राइंगल के एंगल्स दिए हुए हैं। तो बताना है लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा।
तो लार्जेस्ट एंगल में आपको x की वैल्यू चाहिए, अभी सवाल में मैं क्या ही बताऊं, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, तो 2x x 4x हो गया, और ये 4x माइनस 8 दिख रहा है मुझे, प्लस 8 दिख रहा है, 180 हो गया, तो 4x आपका कितना हो गया 172 हो गया। तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 43। लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया 86 माइनस 3 83। नथिंग डिफिकल्ट, मतलब इसमें अब क्या ही बोलें, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई भी शॉर्टकट वार्टकट मत लगाओ, ऐसे ही बोल दो कि यही होगा, है ना। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क ऑलवेज, आपको कोई टेंशन यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सही है, आगे बढ़ूं। ओके, ये सवाल देखो, ये क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी ए की जो है वो 3 गुनी है बी से, और बी की एफिशिएंसी जो है सी की कितना है 2 गुना है। जैसे ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा ना, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आपको तुरंत दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि यह है 6:2:1, ठीक है, क्योंकि सी की अगर 1 है तो बी की 2 है और ए की 3 गुनी है, तो 6:1 का रेशियो है इनकी एफिशिएंसी का। अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशियो मालूम है तो कह रहे हैं बी अकेला जो है इस काम को 15 दिनों में खत्म करता है, तो 15 × 2 कितना हो गया 30 यूनिट्स हो गया टोटल वर्क यूनिट्स, क्योंकि 15 दिनों में बी अकेले खत्म कर सकता है। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज ए और सी टुगेदर कंप्लीट कर सकते हैं। ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 7 एफिशिएंसी से अगर 30 यूनिट्स का काम खत्म करना है तो आंसर होगा 30/7। तो ये हो गया आपका 4:2/7। 4:2/7 कहाँ लिखा है ये देखो, ठीक है, 4:2/7। इवन यहां पर भी आंसर आ चुका था, जब आपका 7 डिनोमिनेटर में है तो 7 कहीं दिखना चाहिए, वो सी में ही डी में ही दिख रहा है, तो डी का सही होना उसकी मजबूरी है। क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। ये देखो सवाल कह रहा है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 1545। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए कि आपको कैलकुलेशन में इसमें होती है तकलीफ, बाकी सवाल में ऐसा कोई दम नहीं है। तो जरा ट्राई करोगे थोड़ा सा और बताओ कि क्या आंसर है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो कह रहा है कि जो इंटरेस्ट 1 साल का है 12% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडिंग क्या की गई है, हाफ ईयरली की गई है, और आपको 1545 मिल रहा है इंटरेस्ट। तो मुझे बताना है कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ रही है कि जो भी आंसर होगा वो 12% से ज्यादा इंटरेस्ट देगा ओवरऑल, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है लॉजिकली कि अगर आपने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की, एनुअल कंपाउंडिंग की होती तो 12% होता, हाफ ईयरली करिए ना तो वो 6 + 6 करके कुछ बनता है, 6 + 6 से फिर ज्यादा होता है, राइट। सो व्हाट आई कैन से इज दैट इट इज क्लियरली मोर देन 12%। अब आप देखना किसी भी वैल्यू का 12% जरा निकाल के देखो, है ना, और देखो यहां पर कि अगर हम 12% किस वैल्यू का निकालें तो हमें इस रेंज में वैल्यू मिल सकती है। आप कहोगे ये दोनों तो बिल्कुल वाहियात ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनको अगर हमने इसका 12% निकाला, अरे इसका 10% ही भाई कितना आ रहा है, देखो 2500 के ऊपर आ रहा है, ये 2430 आ रहा है 10%, तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब आप कहोगे इन दोनों में से ही किसी की संभावना है, इन दोनों में से अगर किसी की संभावना है तो क्या ये आंसर आपको आसान लग रहा है देखने में? बोलिए ना, आपको आंसर आसान लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये आंसर आसान लग रहा है, इसी को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो या तो आप चेक करो या फिर आपको आंसर एक्चुअली डायरेक्ट मिल जाता, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भी मिल जाता, ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या होना है, आपको जो ये वैल्यू चाहिए ये बेसिकली एक इंटीजर में वैल्यू लिखी हुई है, इंटरेस्ट आपका इंटीजर में लिखा हुआ है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये मोस्ट सुटेबल वैल्यू है जो आपको डेसिमल में आंसर नहीं देगा। एनीवेज मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि ये 12500 है, इसका मुझे 12% निकालना है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसका 12% कैलकुलेट करने गया तो आप कहोगे ये वैल्यू क्या होती है, 125 × 12 अगर आप निकालोगे तो 125 × 1 125 होती है, फिर × 2 निकालोगे तो 25 हो जाएगी, आपको 150 मिलेगा। यानी अगर मैं साफ साफ बोलूं तो ये 1500 यहां पर आपका आता। लेकिन यहां मुझे 12% नहीं रखना है, ध्यान रखना, 12% तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे क्या रखना है हाफ ईयरली, तो 6% रखूंगा। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये वैल्यू आपकी होगी 750। और आपको अगर थोड़ा सा भी कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान है जो मैंने क्रैश कोर्स में कराया था कि इस साल का इंटरेस्ट अगर 750 है तो अगले साल का इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, 6% ही इससे ज्यादा होता है। और इसका 6% कितना होगा आप जरा निकाल कर देखो। अगर आप इसका 6% कैलकुलेट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू आने वाली है, आप 75 × 6 करने जा रहे हो तो ये आपको मिलेगी सीधे सीधे 45 एक्स्ट्रा। तो 750 + 750 1545 आपका हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी डी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर आप एक्यूरेट वैल्यू में जाते हो तो बिल्कुल यहां से आप निकाल सकते हो कि भाई मुझे 12.36% निकालना है। 6 और 6 का जो क्यूमुलेटिव परसेंट होता है वो 12.36% होता है।
और इस वैल्यू को अगर मुझे इंटीजर वैल्यू लेके आना है, लेट से मुझे इसका इंटीजर वैल्यू चाहिए, अगर मैं किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे डेसिमल के 2 प्लेसेस गायब करने हैं, मुझे लास्ट में 2 जीरो चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। या फिर कोई नंबर ऐसा हो जो मुझे मल्टीप्लाई हो के लास्ट में 2 जीरोस दे, राइट, गेटिंग और नॉट। तो आप आसानी से अपने आप बोल दोगे कि 1545 लाने के लिए मुझे 12500 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? कोई नहीं, आसान सवाल था, कैसे भी कर लो। देखो ये सवाल क्या कर रहा है, 3 आर, मतलब देयर आर होना चाहिए, तो देयर आर 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 कॉइन, 1 रुपी कॉइन इन ए बैग, इस रेशियो में है। वैल्यू रेशियो है कि क्वांटिटी रेशियो है? क्वांटिटी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू सारे कॉइन्स का 55 रुपए है तो आपको बताना है कि हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बैग। चलो बताओ क्या आंसर है इसका, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 80। और कुछ करना मत, क्योंकि कुछ अगर आपने किया तो आपने गुनाह किया। एक ही काम इस सवाल में आप कर सकते हो, गुनाह, और कुछ नहीं कर सकते हो। इतना आसान सवाल है ये। अच्छा ये बताओ मुझे कि नंबर ऑफ कॉइन्स सबके इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे? अगर इंटीजर लाना है मुझे तो मुझे इसका मल्टीप्लायर इंटीजर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई 1 के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू मुझे इंटीजर लानी है तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई 1.5 से कर सकता हूं? नहीं, मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, वरना कहोगे 1.5 कॉइन्स हैं। तो भाई देखो यहां मल्टीप्लायर की जो बात करेगी, जब आप इसको मानते हो ना 5k, 8k, तो ये k जो है ना इंटीजर होना चाहिए, और k अगर इंटीजर होना चाहिए तो 8k जो होगा 8 का मल्टीपल होगा, और 8 का मल्टीपल एक ही आंसर में लिखा है, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। वी कांट डू एनीथिंग, राइट। एनीवेज चलो जरा फिर से इसको ट्रेडिशनली कर लेते हैं, वरना आप कहोगे सब क्या कर रहे हो आप। 581 लिखा हुआ है, अगर मैं कहूंगा 50 पैसे को 5 करस्पॉन्ड कर रहा है तो वैल्यू के टर्म्स में वो 2.5 को करस्पॉन्ड करेगा। 8 25 पैसे वाला है तो वो किसको करस्पॉन्ड करेगा? 2 को करस्पॉन्ड करेगा, 2 रुपीज। 1 वाला 1 को करस्पॉन्ड करा तो ये 1 रुपीज हो गया। इसको अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 5.5 जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है 55 रुपीज को। मल्टीप्लायर आपका 10 आ गया, 10 × 8 80 हो गया। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है जो आप तब लगाओगे जब एग्जाम में आपका समय व्यतीत नहीं हो रहा है, इतना टाइम है कि बोर हो रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, तब ये तरीका लगाना। वरना आंसर कैसे मार्क करोगे आप? ऐसे, ठीक है, कि मुझे मल्टीपल देखना है। पर अगर आप ऐसा सोचना शुरू नहीं करो, कई लोग कहते हैं कि एग्जाम में ये सब नहीं लगता है, क्योंकि आप सोचते नहीं हो, आप सवालों को देखते ही कलम उठा के चालू हो जाते हो, आप अपने दिमाग पे विश्वास नहीं करते हो, तो इसलिए ये चीजें दिमाग में नहीं आती। ये चीज तो बहुत आसान है भाई, क्या मुश्किल है इसमें? करें, ये देखो कह रहा निधि ने स्कोर किया 62 मार्क्स मैथमेटिक्स में, 70 इंग्लिश में स्कोर किया और 74 साइंस में स्कोर किया। तो व्हाट शुड बी हर स्कोर इन सोशल साइंस सो दैट शी गेट्स एन ओवरऑल 68%। ये क्या मजाक है भाई? ठीक है, ये क्या मजाक है? ये सवाल क्या है? गलत है। कैसे? देखो ओवरऑल मार्क्स जो निकालने हैं आपको 68% ना, इसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी हमें देनी पड़ेगी। आपने यहां बोला 62 मार्क्स आए हैं, ठीक है भाई, चलो 62 मार्क्स आए हैं, समझ गए, समझ रहे हो? मेरी बात समझो जरा, थोड़ा ध्यान से समझो। ओवरऑल अगर 68% मार्क्स आए तो इसका बेस क्या है? कैसे आपने 66 निकाल लिया? कैसे निकाला? देखो बात मेरी समझो भाई, 62 मार्क्स आए यहां पर, परसेंटेज मार्क्स किसके बेसिस पे निकलता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं? हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं ना, उसके बाद तो निकलेगा ना टोटल मार्क्स कितना परसेंट आया। ये दिया है क्या आपको? कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, कुछ बताया ही नहीं। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट राइट क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करता हूं, फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे? पहली बात तो आप ये बताओ, चुपचाप ऐसा कुछ बोलो कि भाई हर सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स है ना वो 100 है, ये पहले बताओ। या आप अगर हमें बताओगे नहीं तो हम कैसे निकाल पाएंगे भाई? बेस तो बता दो ना कि क्या है। तो अगर आपने ये कह दिया कि हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 100 हैं, अब हम कुछ करते हैं, अब हम करते हैं। अब कैसे करेंगे हम कि हमें ओवरऑल 68% लाना है। ओवरऑल 68% लाने का मतलब क्या है कि एवरेज मुझे 68 चाहिए, मतलब जब 4 से डिवाइड करूं बाद में ना तो एवरेज 64 बने, और 100 अगर बेस होगा 68 बना तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज है। अब इसको आप निकाल सकते हो, या तो आपका ट्रेडिशनल तरीका है जो आप कहोगे कि 100 में 62, 100 में 70, 100 में 74, 100 में कितना डिवाइडेड बाई 4 करने से अगर एवरेज निकालूंगा तो ये 68 आना चाहिए। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका आंसर होगी, क्योंकि बेस मैंने 100 माना हुआ है तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूं आपको। देखो दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि एवरेज की कैलकुलेशन कैसी है। मुझे पता है सारा बेस 100 है,
तो आप कहोगे एक में अगर 62 है, एक में अगर 70 है, एक में 74 है और एक चौथे का मालूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल एवरेज मुझे 68 रखना है, तो ध्यान से देखो एवरेज अगर 68 है तो ये एवरेज से -6 कम है और ये एवरेज से +6 ज़्यादा है, तो इन दोनों का नेट डेविएशन क्या है? 0। मैंने डेविएशन के बारे में बात कर रखी है एवरेज के क्रैश कोर्स में। तो 6 + 6 -6 0 दे देगा। ये मुझे दे रहा है एवरेज के रेस्पेक्ट में +2 डेविएशन, तो ये मुझे एवरेज के रेस्पेक्ट में देगा -2 डेविएशन, यानी 2 लेस देन एवरेज, और 2 लेस देन एवरेज क्या होता है? 66। क्लियर है? सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग इन द लैंग्वेज गिवन। ठीक है, आप लोग गलत सवाल भी लगा लेते हो, बड़े तेज हो आप। ठीक है, ये देखो सवाल, ये कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो, क्या होगी इसकी वैल्यू? 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा, ये किसके बराबर है? ये तो आप लोग बता ही दोगे ना, क्या आंसर है इसका? ये सवाल तो आपका सवाल है ना। 1 + cot² थीटा क्या होता है? क्या इसको आप बोलते हो कि ये cosec² थीटा है? बोलते हो? cosec² थीटा बोलते हो क्या इसको? क्योंकि cosec - cot कुछ 1 होता है ना, और वो आपका क्या है? sin² थीटा। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। या फिर आप थीटा को चाहते तो 45 डिग्री रख के भी चेक कर सकते थे। थीटा को 45 डिग्री रखते तो बन जाता है 2 और 1/2। 2 और 1/2 क्या देता आपको? 1 देता। दैट इज ऑल्सो यू कैन चेक। अच्छा, थीटा को यहाँ ना 0 डिग्री मत रखना। कई लोगों के खुराफाती ख्याल आते हैं कि थीटा को 0 रख देंगे। अच्छा, रखो जरा 0। थीटा को अगर आपने 0 रख दिया ना तो ये बन जाएगा × 0, और जैसे ये देखते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं देखो 0 आ गया। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सर जी इसको भी देखिए, ये थीटा 0 पे कॉट आपका अनडिफाइंड होता है, कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता है। समझ रहे हो ना? जब क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया ना तब फिर आप वैल्यू कैसे मैच करोगे, राइट? तो खाली ये 0 देख के मत बोल देना कि आंसर आ गया 0। इन एग्जाम में आ जाएंगे नेगेटिव नंबर। आप वही वैल्यू थीटा की रखो जो डिफाइंड हो। अनडिफाइंड वैल्यू रखने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत बड़ी चाहिए, अभी वो शायद नहीं होगी आपको, इसलिए मैं आपको ये अभी बता रहा हूं। कोई भी थीटा की ऐसी वैल्यू मत रखो कि आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट ही अनडिफाइंड हो जाए। अगर रखना है तो 45 डिग्री रख के चेक कर लो, 30 डिग्री 60 डिग्री जो मर्जी करे, बट 90 मतलब यहाँ 0 डिग्री मत रखना। ठीक है? अच्छा, कई लोग पूछेंगे 90 डिग्री रख सकते हैं क्या? बताओ, यहाँ 90 डिग्री रख सकता हूं मैं? cot 90 क्या होता है? 0 होता है, तो 90 डिग्री यहाँ रख सकते हो। cot 90 0 होगा तो पहला ब्रैकेट 1 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है? व्हाट इज cos 90? 0, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। दैट इज वैलिड। सो यू कैन पुट 90 डिग्री, थीटा 90 अलाउड है। tan 90 अनडिफाइंड होता है, बट cot 90 0 होता है। चलो, उम्मीद करता हूं कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है कि भाई देखो, ए ने क्या किया? 12 बाइसाइकिल बेचा जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 5116 रुपए का पर बाइसाइकिल, और 3 बाइसाइकिल उसने लॉस पे बेचा है 129 रुपए पर बाइसाइकिल। ठीक है? और कह रहा है जो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है ऑन ऑल द बाइसाइकिल्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आपको प्रोवाइडेड है 15%। तो आपको ये बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस है आपके पर बाइसाइकिल की वो कितनी है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हमें डेटा को ना कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कैसे? कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, देखो ये 12 × 516 हो रहा है 12 बाइसाइकिल्स पे, पर बाइसाइकिल 516 का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से देखना। और फिर क्या कह रहा है दूसरे केस में कि 3 बाइसाइकिल को उसने लॉस पे बेचा है 129 रुपीज पर बाइसाइकिल। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ जो मैंने डेटा यहां पर लिखा है आपके सामने, राइट? होप इट इज क्लियर, होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो ये सवाल जो है ये मुझे क्या देगा? दिस विल गिव मी द टोटल प्रॉफिट अमाउंट, है ना? ये टोटल प्रॉफिट अमाउंट है, और ये भी इसमें दिया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट अमाउंट ऑब्टेन हो रहा है ये एक्चुअली क्या है कि टोटल 15% है कॉस्ट प्राइस का। मैं लिख रहा हूं सब कुछ। 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसका? 15 बाइसाइकिल का। मुझे कॉस्ट पर बाइसाइकिल निकालना है, मुझे पर बाइसाइकिल कॉस्ट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ओवरऑल वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मुझे ओवरऑल वैल्यू को 15 से फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लूं, 100% निकाल लूं, देन आई हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर वैल्यू बाई 4। ठीक है, अब जरा देखो इस कैलकुलेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है जो आपके कहीं ना कहीं काम आने वाला है। इस नंबर को बहुत ध्यान से देखो। इस नंबर का 4 गुना क्या होता है? इस नंबर का 4 गुना 516 ही होता है। तो इसेंशियली अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये 12 × 4 × 129 लिखा हुआ है, और ये है माइनस मेरा 3 × 129।
अब आपको दिख रहा होगा ना साफ साफ कि 129 तो सीधा बाहर आ सकता है, इसमें कोई चैलेंज ही नहीं है, कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है। और जो आपकी वैल्यू बचेगी 48 माइनस 3, ये आपका क्या हो गया 45 हो गया। अब आप खुद देखो कि यहाँ से CP की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये वैल्यू 15 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ आपका 3 मिल गया, लास्ट में क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, एक बाइसिकल की कीमत निकालनी है, तो मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ 129 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 15, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 20, और इसका डबल कितना है, कहाँ लिखा हुआ है 2580, ठीक है, सी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इट करेक्ट, आर यू ऑल गेटिंग इट व्हाट आई हैव डन हियर। तो देखो यहां पर एक चीज आपको इंटरेस्टिंगली अंडरस्टैंड करनी थी कि जो कैलकुलेशन लग रही थी उतनी कैलकुलेशन यहां पर थी नहीं, दैट वाज समथिंग जो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करने की नीड थी। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो इस सवाल में कोई दम ही नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यू वुड बी एबल टू राइट दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली कि ये 45 बनाएगा, क्योंकि ये 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, 48 माइनस 3 45, 15% है तो यहाँ 300, 315 से डिवाइड हुआ, आपकी वैल्यू आ गई 2580। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर देखिए डेटा को कंसोलिडेट करना था इस क्वेश्चन में, राइट, कंसोलिडेशन वर्क था, बाकी सवाल में कोई ऐसा दम नहीं था जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में परेशान कर ही नहीं सकता था, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, 3 पाइप्स हैं XYZ डिस्चार्ज कर रहे हैं 3 डिफरेंट केमिकल ABC एक टैंक में। The pipes can fill the tank in 20, 25 and 40 minutes respectively. What will be the proportion of chemical B in the tank if all the pipes are open for 10 minutes? ये इतना आसान सवाल है कि आप इसमें जितना समय लगा दें उतना ही बड़ी बेवकूफ़ी आप इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज व्हाट 8/23। कैसे करना है आपको, देखो भाई 10 मिनट में कह रहे हैं कि कितना फ्रैक्शन होगा, राइट, ऑप्शन फ्रैक्शन में लिखा ना, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन फॉर 10 मिनट्स, तो केमिकल बी कह रहा है कितना होगा टैंक में, फ्रैक्शन में, प्रपोर्शन पूछ रहा है। तो इट इज सो इजी क्वेश्चन कि आप कहोगे कि भाई ये 20 में कर रहा है, ये 25 में कर रहा है और ये मेरा 40 मिनट्स में पूरा भर रहा है। अगर मुझे बराबर टाइम दिया गया तो ये अपनी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से भरेंगे, अपनी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से भरेंगे। तो या तो आप ना टोटल वर्क यूनिट को मान लो 200 यहां पर, तो आप कहोगे ये भर देगा 10, ये भर देगा आपका 8 और ये भर देगा आपका 5, तो प्रपोर्शन क्या होगा 8/23। इक्वल टाइम में अगर मैं बात करूं कि ये कितना कितना भरेंगे, तो ये अपनी एफिशिएंसीज के रेशियो में भरेंगे। क्लियर और नॉट, दे विल फिल इट इन एफिशिएंसी के रेशियो। देखिए बाइसिकल 12 नहीं थी, 12 और 3 15 बाइसिकल थी टोटल, कंफ्यूज मत होइए फालतू में। यहां आ जाओ इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन में क्या समझाया आपको कि ABC 3 पाइप है ना भाई, 3 पाइप है टैंक में, तीनों पाइप के टाइमिंग दिए हुए हैं। मैंने कहा कि 10 मिनट में अगर मुझे बी का प्रपोर्शन निकालना है, तो आप ये लॉजिक अंडरस्टैंड करो कि अगर तीनों 10-10 मिनट तक चल रहे हैं तो उनका प्रपोर्शन वही होगा जो किसी भी इक्वल टाइम पीरियड में उनका प्रपोर्शन है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 8/23 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, आप परसेंटेज भी लगा सकते थे कि 20 था तो 1 मिनट में आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5%, 25 है तो 1 मिनट में आ जाएगा 4%, 40 है तो 1 मिनट में आ जाएगा कितना 2.5%। अब आप इसको 10-10 मिनट में भी निकाल लोगे ना तो प्रपोर्शंस नहीं बदलते हैं, क्योंकि आप सबको 10-10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगर रेशियो निकालना है तो आप कहोगे 4 यहां लिख दूंगा और 5 4 9 और 2 कितना हो गया 11.5 यहां हो गया, जिसको आप लिख सकते हो 8/23। कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा। ओरली करना है इस क्वेश्चन को, पेन उठाने की जरूरत नहीं करनी है आपको। डोंट रेज द पेन, मार्क द आंसर। चलो ये सवाल देखो, कह रहा है जो पेरीमीटर है फ्लोर का, यानी जो परिमित है, परिमाप जो भी बोलते हैं, वो 230 मीटर है फ्लोर का, और ये कहा है कि स्क्वायर रूम है यानी वर्गाकार रूम है, तो जितना फ्लोर का एरिया होगा या पेरीमीटर होगा उतना ही सारी वॉल्स का होगा और टॉप का होगा। अब कह रहा है पेंट करना है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, तो रूम के जो वॉल्स हैं उसको पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, बताओ जरा। क्लियर और नॉट, जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि जो कॉस्ट है पेंटिंग, अगर मुझे वॉल्स को पेंट करना है तो कितना होगा। ओके
जल्दी जल्दी फाइंड आउट करिए, बहुत ही आसान सवाल है। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है ना, स्क्वायर का दिया हुआ है पेरीमीटर आपको, तो वॉल्स की कॉस्ट पूछ रहा है, वो जरा बता दो आप। अब जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करो यहाँ पर, मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक रूम को ध्यान से देखता हूँ, एक रूम को अगर ध्यान से देखता हूँ, तो जो फ्लोर का एरिया है अगर वो स्क्वायर की बात कर रहा है तो वही एरिया आपकी इस साइड की वॉल का होगा, यही इस साइड की वॉल का होगा, यही सामने वाली वॉल का होगा, यही पीछे वाली वॉल का होगा। ठीक है, क्लियर और नॉट? देयर आर 4 सच वॉल्स, और एक आपका रूफ भी है। ठीक है, फ्लोर को तो पेंट करने की बात नहीं करी, वो वॉल्स को पेंट करने की बात कर रहा है। तो देखो अब आप कहोगे कि भाई जो पेरीमीटर मुझे दिया है ना 230, अगर मैं लेट्स से कि 230 से मैं एरिया निकालना चाहूं तो एरिया कैसे निकलेगा, जरा बताओगे आप? इस 230 से अगर मुझे एरिया निकालना हो, और ये हाइट मुझे दी है 5, हाइट मुझे 5 दी है, तो आप कहोगे कि अगर मैं वॉल्स का एरिया निकालना चाहता हूं तो वॉल्स का एरिया कितना होगा? जस्ट फाइंड इट आउट। हाइट मुझे प्रोवाइडेड है, उन्होंने हाइट मुझे उठा के दे दी और बोल दिया कि ये स्क्वायर रूम है, रूम का जो शेप है वो स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम इज ए 230 मीटर, राइट। वर्गाकार कमरे के फर्श की परिमिति दी है। तो कई लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं बी आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं सी आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं डी आएगा। कैसे सॉल्व करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, दैट्स द क्वेश्चन। तो देखो पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वॉल्स का एरिया चाहिए होगा। 230 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या निकलेगा? व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दैट? विल यू गेट द एरिया? पेरीमीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से तो आपको क्या एरिया मिलता है? चलिए, बहुत डिफरेंट कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हो, मैं जरा करके दिखाता हूं। ठीक है, ओके, चलो ध्यान से देखो। पेरीमीटर को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक पेरीमीटर मुझे दिया है, अब उस पेरीमीटर को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो इसेंशियली होता क्या है कि एरिया मिलता है। दैट्स वेरी करेक्ट। सो 230 मैंने लिखा है यहां पर, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, या नहीं? ये बताओ, जो 4 वॉल्स हैं वो हमें उसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, राइट और रॉन्ग? लेकिन मेरा एक सवाल है, वो मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि जो इन्होंने इसको स्क्वायर बोला है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूम? स्क्वायर रूम का मतलब क्या है? ये शायद आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो फ्लोर है वो स्क्वायर है, क्योंकि वॉल्स तो डेफिनेटली स्क्वायर नहीं है। वॉल्स आपकी स्क्वायर दिख रही हैं क्या आपको? नहीं, दे आर नॉट देयर इन द ऑप्शन। मतलब वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आपके वॉल्स भी स्क्वायर हैं। स्क्वायर रूम का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोर इज द स्क्वायर। दैट डज नॉट मेक मच सेंस, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। आपको बस ये सोचना है कि अगर वो 90 डिग्री कॉर्नर से बना रहे हैं और अगर आपने 5 की हाइट ली है तो जो ये वाला सरफेस एरिया होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली प्रिज्म स्ट्रक्चर। प्रिज्म स्ट्रक्चर होता है, उसमें बेस एरिया इंटू हाइट जो होता है आपको ये कर्व्ड सरफेस एरिया देता है। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ही आपके चारों वॉल्स का एरिया है। इसको आप 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, और बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, रफ आंसर ढूंढना है आपको। यू हैव टू जस्ट सर्च ऑफ रफ आंसर। क्या आंसर होगा आपका? सी। क्योंकि आपको लगेगा यहाँ पर कि ये जो 5 है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से ऊपर निकल जाओगे आप, और फिर 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे 8000 के आसपास आ जाओगे। सी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं है? तो डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ओवर इट। क्लियर और नॉट? इट इज सिंपली दैट द फ्लोर इज स्क्वायर, डोंट वरी। इतना दिमाग वो लोग लगा भी नहीं सकते, ठीक है, कि आपको कंफ्यूज कर दें। चलो ये सवाल देखो, कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और डिजिट्स आपको दी हैं 2965, और कह रहा कि बता दो क्या होगा। देखो नंबर देख के पता है कि ये दोनों नहीं हो सकते हैं, और नंबर देख के पता है कि यही हो सकता है। क्या किया मैंने, बताता हूं मैं आपको। देखो जब लार्जेस्ट नंबर बनाने जाओगे ना तो वो शुरू होगा 96 से, और जो स्मॉलेस्ट नंबर आप बनाओगे तो वो शुरू होगा 25 से, बाकी जो भी आए, राइट। ये तो दिख रहा है ना मुझे कि ये 7000 से ऊपर का डिफरेंस है, 7000 प्लस का डिफरेंस है, ठीक है, क्लियरली इन दोनों का अंतर। क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। सबसे बड़ा नंबर कैसे लिखा जाएगा 4 डिजिट का, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब उल्टा कर देना है बस। अब यहां पर लास्ट में क्या आएगा 2, और यहां पर लास्ट में आएगा 9, इनका जो डिफरेंस होगा वो एंड करेगा 3 में। ये दोनों कंडीशन से आपको आंसर मिल जाएगा ए। आपको लिख के निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। 965
और लास्ट वाला नंबर कौन सा है 2 और 2569, इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट है तो आप कर लो, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, डिफरेंस निकालोगे, मत निकालना, आप बस लास्ट डिजिट देख लो और देख लो 7000 के ऊपर है, आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे हो कि नहीं? वेरी इजी क्वेश्चन। ये सवाल देखो, कह रहा है एक पाइप है वो टैंक को 32 मिनट में भर सकता है, लेकिन लीकेज होने की वजह से टैंक जो है फिल होता है 48 मिनट में, तो द टाइम द लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। बी ऑप्शन। बस इतना ही समय लगना चाहिए सवाल को करने में अगर आपको लॉजिक क्लियर हो इस सवाल का। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम लॉजिक पे क्वांट क्वेश्चन ऑफ द डे में पिछले साल, 1 साल से ज़्यादा हो गया। वहाँ पर मैंने आपको एक सवाल कराया था, उसमें बिल्कुल ऐसा ही सवाल था कि लीक है तो लीक होने से ये होता है वो होता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार, ये उसी पे बेस्ड डायरेक्ट सवाल है। आप अगर वो लॉजिक जानते हो तो इसको डायरेक्टली मार्क करोगे और कुछ नहीं करोगे। देखो यहाँ पर पहली बात तो मुझे ये बताओ आप कि ये जो पाइप है ये 32 मिनट में इस टैंक को पूरा भर देता है या नहीं भर देता? ये पूरा टैंक 32 मिनट में भर जाता है या नहीं भर जाता? ठीक है, अब क्या हुआ कि लीक की वजह से टैंक 48 मिनट में फुल हुआ, लीक की वजह से टैंक 48 मिनट में फिल हुआ। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, पिछले सवाल में मैंने कुछ गलती की है क्या? एक मिनट रुक जाओ, क्या गलती की है मैंने? यहां पर मैंने क्या गलती करी है चेक करो ना भाई, इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग फालतू में शक करने लगते हो मेरे ऊपर। ठीक है, सबसे छोटा नंबर ऐसे ही होगा और सबसे बड़ा नंबर ऐसे ही होगा। चलो, खुद कैलकुलेशन सुधारते नहीं हो और हमें परेशान करते हो। चलो देखो इधर, यहां क्या कह रहा है कि लीकेज की वजह से 48 मिनट लगे टैंक को भरने में, तो बताना है कि अगर केवल लीकेज काम कर रहा होता तो टैंक कितनी देर में फुल होता। अच्छा, एक लॉजिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि लीक शुरू से है, ऑब्वियसली लीक शुरू से, तो लीक ने शुरू से लेकर 48 मिनट तक काम किया या नहीं किया? लीक ने शुरू से लेकर 48 मिनट तक काम किया और टैंक 32 मिनट में भर गया होता, लेकिन टैंक 48 मिनट में भरा। इसका मतलब जो भर रहा था पाइप उसको 16 मिनट एक्स्ट्रा लगे, इसलिए ताकि लीक ने जितना 48 मिनट में गायब किया है उसको वो बैलेंस कर पाए। राइट और रॉन्ग? टेल मी। आई एम सेइंग देयर इज अ लीक। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ समझदार लोगों से बात कर रहा हूं, वरना इसको मैथमेटिकली लिख के मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको वो लॉजिक सिखा रहा हूं जो एग्जाम में आपको लॉजिकली क्वेश्चन देगा बिना कुछ लिखे हुए, और इस पे लोग परेशान होते हैं। राइट, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर एक लीक है किसी टैंक में, एक पाइप भर रहा है और लीक उसको निकाल रहा है, अगर लीक नहीं होता तो 32 मिनट में टैंक भर जाता। लीक की वजह से क्या हुआ, 48 मिनट में भरा। तो इसको मैं कैसे समझूं? जो भरने वाले पाइप ने 16 मिनट एक्स्ट्रा लगाए, वो क्यों लगाए? क्योंकि लीक ने जितना 48 मिनट में खाली किया होगा उसको बैलेंस करने के लिए उसको 16 मिनट और लगे। इसका मतलब क्या मैं बोलूं कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो रेशियो है, वो जो टैंक को फुल कर रहा है, फिल कर रहा है, और जो लीक है वो रेशियो 1:3 है, तो क्या आपको कोई तकलीफ है कि जो इसने 16 मिनट इसको एक्स्ट्रा किस लिए लगे कि टैंक ने जितना खाली किया उतना भरने में? राइट, लॉजिक अगर 2 दिन में गायब हो जा रहा है ना तो आपका दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत है। कूड़ा दिमाग में भरा हुआ है वो कभी गायब नहीं होता, लेकिन लॉजिक दिमाग में 2 दिन में गायब हो जाता है। ठीक है, ये आप लॉजिक का अपमान कर रहे हो। 3:1, और लॉजिक का अपमान आपका खुद का अपमान होना चाहिए। ये समझ में आ गया सभी को? जब ये समझ में आ गया तो अगर ये जो 3 की स्पीड से टाइम लगाता है 32 मिनट्स, 3 की स्पीड से अगर टाइम 32 मिनट्स लगते हैं तो स्पीड अगर 1 होगी तो टाइम 3 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 96 मिनट्स लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं 1 आवर 36 मिनट। 1 आवर 36 मिनट। क्लियर है कि नहीं है? सो अगर आप चीज़ों को इस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे ना तो क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी दिमाग में ना कि यू विल जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड मार्क इट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। राइट, अब ये चीज़ अगर आपके दिमाग से उड़ जाए ना तो आपको अपने दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अध्यापक की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। योगा करिए। क्या इसमें भूलने वाली चीज़ है भाई कि उड़ जाएगा दिमाग से? क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला कि थोड़ा सोचते ही नहीं हो आप। अगर सोचोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। मैंने बोला कि 16 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे, जाके सोचना घर पे। 16 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए लगे क्योंकि लीक काम कर रहा था शुरू से, तो उसको बैलेंस करने में इसको 48 मिनट टोटल जितना लीक ने खाली किया होगा 16 मिनट में उसने भरा होगा। स्पीड रेशियो आ गया 3:1, तो अगर इसको 32 मिनट लगते हैं तो एक पूरे टैंक को खाली करने में इसको 96 मिनट्स लगेंगे। स्टोरी ओवर। चलो ये सवाल पढ़ो।
कह रहा है ए और बी स्टार्ट करते हैं वॉकिंग टुगेदर फ्रॉम ए पॉइंट, देयर स्टेप्स मेजर 72 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच टेक्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. ये क्या बकवास है? द क्वेश्चन इज इल फ्रेम्ड. बड़ा ही बकवास सा सवाल है सर. कह रहा है कि 72 सेंटीमीटर का एक स्टेप है, एक का 84 सेंटीमीटर का एक स्टेप है. कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच टेक एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है, क्या ये सवाल गलत है या सही? देखो, सवाल को सही से समझना पड़ेगा. भाषा में ये थोड़ा इतनी क्लैरिटी नहीं ले पाए हैं. मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. इनका कहने का मतलब है ये जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम नंबर ऑफ स्टेप्स. देखिए ध्यान से समझना, ये सेम नंबर ऑफ स्टेप का मतलब नहीं है. राइट? क्लियर और नॉट? तो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स इसका, सॉरी देखिए, एक कोई कह रहा है कि रेमो सर के वीडियो देखोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, और खुद यहां देख रहे हैं. ठीक है, तो आपके ऊपर भी ये चीज लागू होती है, आपका भी नहीं होगा. ठीक है, पता नहीं कहां से जोकर्स आ जाते हैं इस सेशन में. राइट? चलो देखो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब है कि फ्रैक्शन स्टेप्स नहीं लगने चाहिए. दे नीड एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. तो देखो हम क्या खोज रहे हैं बेसिकली, कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम खोज रहे हैं. राइट? अगर एलसीएम होगा तो क्या होगा? एलसीएम होगा तो सब बराबर इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स चलेंगे, क्योंकि वो एलसीएम जो आएगा वैल्यू सॉल्व होके, वो आपको डिवाइड करने पे इंटीजर देगा. कुछ हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 72 टाइम्स एक्स और 84 टाइम्स वाई जो होगा आपस में क्या होगा? बराबर होना चाहिए. और यहां पर एक्स और वाई एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप हो, यानी इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स हो. तो इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 72 का भी मल्टीपल चाहिए, 84 का भी मल्टीपल चाहिए, मुझे चाहिए एलसीएम. अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए या तो इसका एलसीएम हम डायरेक्टली लिख के निकाल लें, या फिर हम ऑप्शन में भी जाके मैच कर सकते हैं. जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर लो. अगर एलसीएम यहां निकालना है तो हो जाएगा. ये नंबर क्या है आपका? 8 × 9, तो 2 क्यूब × 3 स्क्वायर. ये नंबर ध्यान से देखना क्या है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका कितना आएगा? 21 टाइम्स 3 नहीं, ये 21 टाइम्स आपका 4 आएगा. तो आप अगर ऐसे लिखते हो 4 यहां लिख लो, और यहाँ 21 आएगा, तो यहाँ 3 × 7 आ जाएगा. राइट? तो ये आपका बना देगा 2 स्क्वायर. तो जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 चूज करोगे, 2 क्यूब, 3 का स्क्वायर चूज करोगे और साथ में 7 चूज करोगे. तो ये वैल्यू आपकी 8 × 9 × 7, 72 × 7 आपकी क्या होती है? 504, 490 + 14, जो कि आपका 5.04 मीटर्स करके लिखा हुआ है. 5.04 मीटर क्या है? 5.04 मीटर का मतलब ये है कि 504 सेंटीमीटर. राइट? चले आगे बढ़े. हाँ, मल्टीपल भी देख सकते थे आप. दैट इज ऑल्सो वन वे कि हम कहते हैं कि भाई ये 8 का भी और 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख के ये भी बोल सकते थे कि ये नंबर 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए. तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जैसे नंबर 8 का जो भी मल्टीपल होगा वो एक इवन नंबर होगा. ध्यान देना, अगर 72 का कोई भी मल्टीपल है तो वो मुझे इवन नंबर चाहिए. ठीक है? इवन 84 के सारे मल्टीपल इवन नंबर होंगे. तो ये दोनों ऑप्शन तो संभव ही नहीं है. आप दो ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे. क्लियर? सो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट, जो मैं अभी बता रहा हूं वो समझो. मैं कह रहा हूं कि 72 का मल्टीपल इवन नंबर होगा, 84 का मल्टीपल भी इवन नंबर होगा. दो ऑप्शन आपके गलत हो गए क्योंकि वो ऑड नंबर्स हैं. अब अगर आप 354 को लेके फोकस करोगे तो आप कहोगे 72 का कौन सा मल्टीपल 354 होता है, तो आप कहोगे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि नियरेस्ट नंबर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मिल रहा है 360. नियरेस्ट मल्टीपल 360 मुझे मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, यानी 3.60 मिल रहा है. तो ये भी 72 का ही मल्टीपल नहीं है ये. तो एक ही आंसर बचा, वो सही ही होगा, 5.04. So you should not go into the multiple, I mean LCM. You just look even number का LCM इवन नंबर ही होगा. ये ध्यान भी रखना आप कि कोई भी इवन नंबर अगर आप लेट्स से सेट ऑफ नंबर्स आपको दिए हैं और आप उनका LCM निकाल रहे हो, एक इवन नंबर अगर है, एक इवन नंबर अगर आपके पास है तो इवन नंबर ही हमें खोजना है. क्लियर और नॉट? अच्छा, एक चीज लेकिन हमने गड़बड़ी करी है, जो शायद आप लोग सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया पॉइंट को. हम इसको एक्चुअली जब सेंटीमीटर फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये 507 बनेगा, ये आपका 270 बन जाएगा. ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये हमने थोड़ा सा ओवर रीडिंग करी है यहाँ पर, क्योंकि जब हम इसको डेसिमल से हटाएंगे एक्चुअली ना, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स में बनानी है, तो ये भी आपके अल्टीमेटली इवन नंबर्स बन जाएंगे. तो मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे. राइट? यू कैन चेक द मल्टीपल्स. क्लियर?
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हमें डेसिमल हटा के हमें इनको इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स बना के सेंटीमीटर में देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये नंबर्स हमारे सेंटीमीटर्स में दिए हैं। अगर ये नंबर सिर्फ ऐसे लिखा होता सेंटीमीटर में 63, या यहाँ पर लिखा होता लेट्स से 504, अगर ये नंबर कुछ ऐसे दिया होता लेट्स से 633, लेट्स से सेंटीमीटर्स में ऐसी वैल्यू दी होती, उस केस में फिर हम बोल देते कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना, जो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूं कि अगर कोई आपका इवन नंबर है और उसका आप एलसीएम निकालने जाओगे, कोई भी एक इवन नंबर है उसके साथ बहुत सारे नंबर आप लिख दो, तो जो एलसीएम होगा उसका वो इवन नंबर ही होगा, उसके अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता। एलसीएम विल बी डेफिनेटली इवन नंबर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 12 से डिवाइड होना चाहिए, जो भी बोलना है बोलो भाई, 9 से डिवाइड होना चाहिए, इवन आप कहोगे यहां से जाके देखोगे तो 7 से डिवाइड होना चाहिए, यू कैन चेक इट आउट। ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, काट दो इसको। ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? बताओ, नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्लियर और नॉट? तो दो नंबर तो ये ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, ये नंबर हो रहा है, ये हो रहा है, इन दोनों में से फिर आप चेक कर लो, एक और डिविजिबिलिटी उठा लो किसी नंबर की और चेक करो, ठीक है। आप कहोगे कि मेरा नंबर 12 से भी डिवाइड होना चाहिए क्योंकि ये 72 है, तो क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होगा? ये आप चेक करो, राइट, ये भी नहीं है। आशीष शर्मा जी कह रहे हैं टाइम वेस्ट मत करो, फास्ट। आशीष जी यही प्रॉब्लम है ना, जब काम मुफ्त में किया जाता है ना तो यू ऑल टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। सो यू आर हियर एंड यू आर सेइंग डोंट वेस्ट माय टाइम, क्लियर? लीव द सेशन आई विल से, प्लीज। कोई खड़ा होकर आपके लिए चिल्ला रहा है और आपके अंदर थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि क्या लिखना है क्या नहीं, राइट। आई कम हियर फॉर सिंसियर स्टूडेंट हु कैन स्पेंड टाइम विद मी, राइट। जो जिनको वो चाहिए ना कि मेरे को तुरंत ही कोई दवाई पिला दो, वो नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी, डोंट कम टू द सेशन प्लीज। चलो सवाल पढ़ो। ए ट्रेडर मार्क्स द कॉस्ट ऑफ ए कार 24% above its price and allows a discount of 15%, ठीक है। तो कह रहा है कि 24% ऊपर जो है वो कॉस्ट को मार्क करता है, यानी एमआरपी आपका 24% है और जो आपका डिस्काउंट अमाउंट है वो आपका 15% है, और डिस्काउंट का अमाउंट भी दिया है। देखो डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है और डिस्काउंट का अमाउंट भी दिया है। क्या यहां से हम एमआरपी निकाल सकते हैं या नहीं? वी कैन फाइंड द एमआरपी, राइट, क्लियर और नॉट? वी कैन फाइंड द एमआरपी बिकॉज डिस्काउंट हमेशा देखो एमआरपी पे होता है और उसका डिस्काउंट का अमाउंट भी दे दिया है, तो मैं एमआरपी निकाल सकता हूं। और कह रहा है कि ये जो आपका एमआरपी है वो 24% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे निकालना क्या है अल्टीमेटली, उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस। अब मैं रफ आइडिया लगवाता हूं आपको, बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको अभी छोड़ दो। आप कहोगे कि देखो ये वैल्यू है मेरी 24% प्लस में और ये वैल्यू है मेरी -15%, डिस्काउंट दिया गया जो आपने डिस्काउंट दिया है। ये वैल्यू मुझे प्रोवाइडेड है कितना, कि ये डिस्काउंट अमाउंट है आपका 223200। अच्छा एक चीज आप बताओ कि ये नंबर अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर 15% इसके बराबर है किसी भी नंबर का, तो क्या ये नंबर मुझे लगभग, अगर मैं आइडिया लगाने की कोशिश करूं तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये नंबर जो है ये 15 से कम है, क्लियर। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 15 को, अगर मैं 223 को डिवाइड करूंगा तो ये 15 से कम आएगा, 15 से कम आएगा। लेट्स से मैं कहता हूं कि कुछ भी आ गया, लेट्स से 15 ही मान लेता हूं मैं, तो ये एमआरपी 15 आ गई। अगर एमआरपी मेरी 15 आती है तो ये 24% बढ़ा के आई है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 24% बढ़ा के आई है एमआरपी लगभग। तो मेरा जो आंसर है वो क्या ये हो सकता है? आप कहोगे कतई नहीं हो सकता है। ये जो नंबर आपके सामने लिखा है इसको अगर आप 24% बढ़ाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप 15 के बहुत आगे निकल जाओगे, ये भी नहीं हो सकता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है जो काफी क्लोज लग रहे हैं। एक तो मुझे 12 लाख दिख रहा है 1200,000 और एक 11,60,000 मुझे दिख रहा है। यहां से आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं आपको 1160 लेके दिखाता हूं। अगर आपने 1160 यहां पर लिया और उसको लगभग 25% बढ़ाया, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, ठीक है। आप अगर इसका 1/4 बढ़ाते हो तो इसका 1/4 बढ़ाने के बाद क्या होगा? आप बढ़ाओगे 1/4 तो आप कहोगे कि ये लगभग कितना बढ़ेगा? 3 के आसपास बढ़ा दोगे अगर तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। उसका अगर 15% आप कम करते हो ना तो भी आपको ये वैल्यू नहीं मिल पाएगी। अगर आपने यहाँ 12 भी मान लिया लेट से और इसको 25% से बढ़ा दिया, राइट, इसको अगर हम 12 मानते हैं पूरी की पूरी वैल्यू और ये 1160 मुझे पता है उससे कम है, तो उस केस में आप ये 223 नहीं लाने जा रहे हो। या बेहतर तरीका यहां से आपका ये हो सकता है कि आप ऐसे चेक कर लो, मैं आपको बताता हूं रफली, ज्यादा बेहतर है, पॉसिबिलिटी तो बहुत है।
कि दो ऑप्शन जब मेरे पास बाकी हैं तो क्यों ना मैं 12 लाख को चेक ही कर लूँ। चलो यही कर लेते हैं। आप इसी को देख लो, 1200,000 है, इसको आप क्या कर रहे हो कि 24% से इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, 24% से अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो आप कहोगे 12 है, ये मेरा 24 है, तो कितना हो गया आपका 2880 हो गया, 2880 आ रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी 12 लाख है, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वैल्यू आपकी 3 के आसपास जो भी आई है, इसको आप बढ़ाते जाओ, जीरो में, लाख में लिखना है आपको। ठीक है, सो ये आपकी वैल्यू हो गई 288 और ये 000 आ गई। अब इस वैल्यू को जब आप इसमें ऐड करोगे ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 288 और यहाँ पर आपको मैंने 000 लिख दिया, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1488000। इस वैल्यू का 15% आपको निकालना है। अगर आप इसका 15% निकालने जाते हो तो 10% आपको देगा 1488 और आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 744। ठीक है, आप इसको जरा सम करके देखिए आपको क्या मिल रहा है। 2232 मिल रहा है, यस 2232 मिल रहा है, इसका मतलब आपका 12 लाख यहां पर सही उत्तर हो गया। क्लियर है? ओके, क्लियर और नॉट? समझ रहे हो कि नहीं? देखिए 17 इसके करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूं कि आपको अप्रोक्सीमेट रूट इज द बेस्ट। किसमें 15,800 आ गया? कैसे भाई? ऐसा ना करो, गलत सलत आंसर ना निकालो। डिस्काउंट अमाउंट आपको दिया है, मैं आपको और तरीके भी इसके बता सकता हूं, इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। क्लियर? समझो मेरी बात। 15% का यहां पर डिस्काउंट है आपको। 15% का अगर आपने डिस्काउंट लिया है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे और आपको ये मिला है, तो आप एमआरपी निकाल सकते हो कि नहीं? अगर आपको एमआरपी कैलकुलेट करना है तो मैं करा देता हूं, इट्स वेरी इजी। 223200 है। आप अगर इसको 15 से डिवाइड करने जाओगे तो देखो, अगर मैं इसको लेता 225 और 000 अगर इसको कंसीडर करता, तो ये वैल्यू जो कम है मेरी, ये साफ साफ मुझे दिख रही है कि 1800 कम है। अगर ये वैल्यू 1800 कम है तो 15 × 120 होता है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 14,880। ध्यान से देखो, कोई वैल्यू 14,880 आ रही है 24% बढ़ाने के बाद। 24% बढ़ाने के बाद अगर कोई वैल्यू 14,880 आ रही है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। आप खुद चेक कर लो, मैंने रिजेक्ट किया था इनको, और इसमें से केवल यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका अगर 24% आप निकालते हो तो ये आपको 288 करके देता है आपको 000, जो 12 में जुड़ के आपको ये वैल्यू दे देगा। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ये आसान नहीं है, ये कोई टफ नहीं है। आप हर चीज को टफ और इजी करके देखते हो, इसलिए प्रॉब्लम है। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपने करी है, 2232/15, ये 1488 आ गया। फिर आप यही देख रहे हो ऑप्शन के थ्रू कि किस वैल्यू से ये मिल सकता है। दो ऑप्शन गलत हो गए, इन दोनों में से इसी से मिल सकता है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट से इट इज डिफिकल्ट। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? इट्स वेरी इजी। अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। एक सवाल में अगर 2 लाइन की कैलकुलेशन है तो वो टफ नहीं हो जाता है। ये देखो, टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। क्लियर? तो बताना है कि टोटल हाइट ट्री की कितनी है। कुल मिला के ये कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक ट्री है जो ब्रेक हो गई, तो यहां से अगर टूटी तो ऐसे गई, तो ट्री का एक पोर्शन ये है और ट्री का एक पोर्शन आपका ये है, ये दिया हुआ है आपको। और कह रहा है ग्राउंड से इस एंगल को वो बोल रहे हैं कि ये 60 डिग्री है। ये वैल्यू आपकी 45 दी हुई है। √3 और √2 की वैल्यू कुछ इन्होंने दी है, और क्या कह रहे हैं कि टोटल हाइट बता दो ट्री की कितनी है। क्या होगी हाइट? आप कहोगे कि अगर अपोजिट टू 30 डिग्री मैंने 1 लिया है, ये वैल्यू अगर 1 लिया है अपोजिट टू 30 डिग्री, तो अपोजिट टू 60 डिग्री आपका √3 होता है। यहाँ क्या होगा आपका 2 होगा या नहीं होगा? इज इट 2 और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं? ओके, प्रभात जी करें, एकदम बेकार टीचर है। प्रभात जी सर्टिफिकेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपसे बेवकूफ आदमी तो कोई है ही नहीं कि एक बेकार टीचर से पढ़ने के लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा है एग्जाम के पहले। ठीक है, सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाके पढ़ाई करिए, और अगर आप टीचर हैं और आपका काम ही यही है तो बिल्कुल बने रहिए। आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। ठीक है, कीप डूइंग योर वर्क, अपना समय बर्बाद करिए, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। चलो, ये देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई, √3 आ गई और ये 1 आ गई। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है। आपको पता है कि ये 2 होती है, राइट और नॉट? अब यहां क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी, हाउ विल आई फाइंड द आंसर फ्रॉम हियर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? राइट? ये कह रहा है कि जो टॉप है एक ब्रोकन ट्री का, वो ग्राउंड को टच करता है एक एंगल पे 60 डिग्री पे,
और जो डिस्टेंस दी है बेस ऑफ द ट्री, बेस जो ट्री का बेस है उससे आपको 60 डिग्री एंगल कह रहा है, बना रहा है बेस का। तो पूछ रहा है कि जो टोटल हाइट ट्री की है वो कितनी है। तो टोटल हाइट मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि ट्री जो ब्रेक हुई है उसकी हाइट कितनी होगी, √3 + 2 के बराबर होगी या नहीं होगी, 2 + √3 के बराबर होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ये जो 1 है ये 45 को करस्पॉन्ड करता है, तो मैं इसको 45 यहां लिख देता हूं। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 3.73 × 45, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि देखो 45 टाइम्स अगर मैं 3 निकालता हूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 135 प्लस 0.7 को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा रफली, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 3 के आसपास एक वैल्यू मिलेगी, आई मीन 30 के आसपास एक वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर 30 भी आ जाएगा, और 135 + 30 अगर आ गया मेरा तो 165 तो बन ही गया, 165 तो मेरा बन ही गया, थोड़ा सा उससे ज्यादा है, हल्का सा। तो दैट गिव्स मी बी ऑप्शन। क्लियर है, आपका बी ऑप्शन आ गया, दैट्स क्लियर। समझ में आया कि नहीं। देखिए ये 2 कैसे आया, स्टैंडर्ड ट्राइंगल पढ़ाया है ना मैंने आपको 30 60 90 का, ध्यान से देखो 30 60 90 ट्राइंगल में ये अगर 60 है, ये आपका 30 है, और ये आपका अगर 30 के अपोजिट 1 होता है तो 60 के अपोजिट √3 होता है, और यहां पर ये 2 होता है। 30 60 90 ट्राइंगल का इस्तेमाल कर रहा हूं बस मैं, क्लियर और नॉट। सो इट इज 2 1 √3। तो ये जो वैल्यू है ये √3 + 2 हुआ आपका। देखो ट्री का ये पोर्शन है एक, यहां से टूट के ऐसे आ गया, तो जो टोटल लेंथ है वो दिस प्लस दिस है, √3 + 2 है, और 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे 45 दिया है, तो मुझे पता है कि मल्टीप्लायर क्या है, ऐसे आंसर निकल आएगा आपका। तो वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं था। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में सब कुछ बहुत आसान होता है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल से सॉल्व करते हैं बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर। तो बताना है कि उसकी लेंथ जो परपेंडिकुलर्स की दी है अपोजिट वर्टेक्सेस से वो प्रोवाइडेड है। तो बहुत ही आसान सवाल होता है, आपको मालूम ही होगा कि ये लाइन है, लेट्स से डायगोनल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करूं मैं, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है दिखने में, आपको कह रहा है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिया हुआ है 7.5 और 8.6। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के सम कर दो, तो हाफ ऑफ बेस दोनों का सेम होगा, बेस बाहर लिखूंगा कितना है 40 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर लेंथ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है ना आपको, 7.5 और 8.6, ये कितना हो गया 16.1, ठीक है, ये निकल गया। अब 20 को अगर 16.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन 322। क्लियर और नॉट, 322 इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल है, मतलब इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। एग्जाम में देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज हो, और जब आप फोकस रहोगे ना पेपर में, बिल्कुल फोकस रहोगे कि भाई मेरे को बस पेपर अच्छे से करना है और अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना है, तो आप जल्दी कर पाओगे इनको। दे आर नॉट हैविंग दे आर नॉट टाइम टेकिंग क्वेश्चंस। ये सवाल देखो, √4 और √144 का सम क्या है, ठीक है, यहां से बाहर आएगा 12, 12 + 4 16 हो गया, 16 से बाहर आएगा 4। इसमें मैं कोई टाइम नहीं देने वाला हूं, बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट डिजर्व एनी टाइम, राइट। सवाल कह रहा है कि एक सरफेस एरिया जो एक क्यूब का है वो 1944 मीटर स्क्वायर है, तो मुझे इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। जरा ध्यान से देखेंगे इसकी क्या वैल्यू आपके हिसाब से आने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन, वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे, देखो 1944 जो टोटल आपका सरफेस एरिया दिया है, टोटल 6 सरफेस होते हैं क्यूब में, तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे 1 सरफेस का एरिया मिलेगा, और ये क्या है आपका 1800 + 144। सो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो देखो ध्यान से वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1800 + 144 आपको यहां पर लिखना है, तो आप डिवाइड कर लो, राइट। कितनी वैल्यू आ रही है 624, बिकॉज 300 टाइम्स 6 1800 होता है, 24 टाइम्स 6 आपका 144 होता है। जैसे ही 324 आया, आपको पता है कि ये ए स्क्वायर के बराबर होता है, एक सरफेस का सरफेस एरिया। ए की वैल्यू क्या हो गई 18, ए अगर मेरा 18 हो गया तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर इंटू ए। ये वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कि 5400 से बड़ी है थोड़ी सी। एक ही ऑप्शन है एक्चुअली इस रेंज में, तो वही सही होगा, ज़्यादा दिमाग क्या लगाओगे, नो कैलकुलेशन नीडेड है ना। 324 × 18 एक ही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो 5000 से कम दिए हुए हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन इजिली सॉल्व इट। इस सवाल में भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो मैं बताऊं कि यूनिट डिजिट मैच करो, ज़रूरत ही नहीं है। ये सवाल देखो,
कह रहा है एक अमाउंट आपको दिया है 780516, उसको डिवाइड किया गया है ABCD में किस प्रपोर्शन में, 2 3 4 3। सी का शेयर क्या है, सी के पास कितना है, आपके पास 4 है और टोटल कितना है 12, 3 2 5 4 9 3 12। सो 1/3 किसके पास जाएगा, सी के पास। 1/3 78 का कितना निकलेगा, 26 से थोड़ा सा ज्यादा, सी ऑप्शन। डोंट कैलकुलेट एग्जैक्टली, दैट्स नॉट नीडेड, ठीक है, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एग्जैक्टली। व्हाट इज द आंसर, आई होप यू ऑल गेट इट, इट्स 26। आपको देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन की नीड तब होगी जब ऑप्शन बहुत करीब होंगे, यहाँ करीब नहीं है। यहाँ दिया हुआ है आपको 780 दिया है, मैं 3 से डिवाइड करूंगा। यूनिट डिजिट से एलिमिनेट क्यों करोगे भाई, इतना मेहनत मत करो ना, क्लियर। यूनिट डिजिट 2 में मैच कर जाएगी, कब तब क्या करोगे। अब 4 से डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे क्या, 4 से डिविजिबिलिटी चेक, इतना मेहनत भी नहीं करनी है ना सर, सीधा सीधा दिख रहा है ना यार। डिविजिबिलिटी अगर 4 से चेक करोगे तो मान लिया 2 ऑप्शन में आ गया तो क्या करोगे, चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें तो आपको 4 ऑप्शन देखना ही नहीं है। 78/3 करने में कितना टाइम लगेगा आपको, 78/3 करने में कितना टाइम लगेगा आपको, 26 तैयार 78 होता है, कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो बस 26 के आसपास आंसर एक ही ऑप्शन में दिया है, यही मार्क करो, ज्यादा डिविजिबिलिटी चेक मत करो, क्लियर। ये देखो सवाल कह रहा है स्पीड जो बोट का है स्टिल वाटर में वो 6 km/h है, अगर इसको 4 टाइम्स ज्यादा लगता है, एज मच टाइम इज गोइंग अपस्ट्रीम एज इन गोइंग सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्लियर। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। कितना आएगा आपका 3.6। क्या करना है आपको मैं बताता हूं, देखो अगर आप स्टिल वाटर की स्पीड आपको पता है तो अपस्ट्रीम केस में, डाउन स्ट्रीम केस में स्पीड क्या होगी आपकी x+6 और अपस्ट्रीम केस में स्पीड क्या होगी आपकी x-6। क्या जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ। व्हाट आई हैव रिटन इज राइट और रॉन्ग, क्लियर। इज इट राइट कि अपस्ट्रीम स्पीड में स्पीड ये होगी, नहीं, ये बल्कि ऐसे लिखोगे आप 6 + x/6 - x, जहां आपकी x क्या है, स्पीड ऑफ द रिवर है, ओके। सो ये अगर सेम डिस्टेंस को चलने में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के केस में 4 गुना टाइम बोल रहा है, तो क्या इसका रेशियो मैं लिखूं 1:4, क्योंकि डाउनस्ट्रीम के केस में टाइम कम लगेगा, अपस्ट्रीम के केस में टाइम ज्यादा लगेगा। तो शैल आई राइट इट 1:4, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम की चीज होती है, लगा लो। तो यहां से मिल जाएगा आपको ऊपर 12, डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2x = 5/4, ठीक है। सो ये होता है आपका 6/x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आपकी आ गई 4/5 × 6। क्या जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत है। वट एवर आई हैव रिटन इज राइट और रॉन्ग, टेल मी, बताओ क्या गड़बड़ी हुई यहां पर। जो मैंने आपके सामने लिखा है इसमें गड़बड़ी क्या है, वेयर इज द मिस्टेक। देखो ध्यान से मैं फिर से समझाता हूं आपको। कह रहा है कि जो बोट है उसका स्टिल वाटर में स्पीड 6 km/h है, तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो मेरे को मालूम है, और कह रहा है इसको 4 गुना टाइम लगेगा इज गोइंग अप स्ट्रीम एज इन गोइंग द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो बताना है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है, क्लियर। सो वेयर आई हैव मेड द मिस्टेक, अप स्ट्रीम में माइनस होगा तो मैंने किया ना, अप स्ट्रीम में माइनस, ये देखो मैंने x माइनस किया, रिवर की स्पीड 5/4 रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहां पर होना चाहिए आपका सिंपली 415 और आपका 4 - 1 3, ठीक है, ये होना चाहिए। अब आपकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगी 18/5 और जो कि वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.6, ठीक है। इसमें बहुत मुश्किल नहीं था, मैं ये इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या लिख रहा हूं, अदरवाइज यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं कह रहा हूं कि जो स्पीड रेशियो है वो रिवर्स टाइम रेशियो के बराबर है। स्पीड रेशियो आपका रिवर्स टाइम रेशियो के बराबर है। आप बेहतर होता ऑप्शन चेक कर लेते, ठीक है। अगर आप ऑप्शन चेक करते तो आपको पता चल जाता कि कहां पर ये 4:1 बन रहा है। आप यहां से चेक कर लो, 6 + 3.6 आपका देता 9.6 और 6 - 3.6 आपको क्या देता 2.4। आपको दिखता कि यही 4:1 बन रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं बनेगा, आप चेक करके देख लो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल गेट बी ऑप्शन, नॉट डिफिकल्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। 4 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है कुछ 3 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है कि बता दो कि इसका मान क्या होगा। देखो 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, सी और बी। क्यों नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि जब tan थीटा मुझे पॉजिटिव दिया है, अगर मुझे tan थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है 3/4 के बराबर दिया है, तो sin थीटा की अगर बात करें, हम कैलकुलेट करेंगे sin थीटा या फिर cos थीटा। ये बेसिकली हमें पता चल गया ना कि इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, 3 4 5 वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। tan थीटा अगर आपका 3 4 5 है ना, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो जब cos थीटा sin थीटा दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं ना, अगर ये दोनों पॉजिटिव आएंगे तो न्यूमरेटर डेफिनेटली डिनोमिनेटर से कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक प्लस साइन है, न्यूमरेटर में एक माइनस साइन है और दोनों टर्म सेम है। तो न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, आंसर विल बी लेस देन 1। ये दोनों सही नहीं हो सकते। अब आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो रख के देख लो। आप इसको लिख सकते हो 5 tan थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 tan थीटा प्लस 3, cos थीटा से डिवाइड कर लो। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/4, तो ये आपकी होगी 15/4 माइनस 3, ओके, डिवाइडेड बाई 15/4 प्लस 3, कितना हो गया आपका 3/4 आएगा, 3 ऊपर हो गया और यहाँ 27 हो गया, तो 1/9 आपका वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मतलब यहाँ पर आपको साइन थीटा क्या दिख रहा है 0.6, अगर मैं इसको 1 बना दूं तो ये आपका हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 0.8। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, 5 इंटू साइन थीटा, 5 इंटू 0.6 कितना हो जाता 3, cos थीटा कितना है 0.8, तो 3 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2.4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 0.6 अपॉन 5.4, 1/9। डेसिमल वाला इससे ज़्यादा अच्छा है, फ्रैक्शन में लिखने से ज़्यादा अच्छा है। ध्यान से देखो आप, क्लियर? सो यू कैन इजीली गेट दैट आंसर इज 1/9 बाई। तो ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग ना, कि हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि यू नो जस्ट यू राइट इन 3 4 5 फॉर्मेट। अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा लिखना है, इसमें आपको पता है 5 से डिवाइड ही करते हैं ना हम, तो 3/5 क्या हो जाएगा 0.6 साइन थीटा। मैं एक्चुअली सारे को 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो डिवाइड करके आपको साइन और कॉस की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ये भी एक तरीका है, यू कैन थिंक ऑफ दिस, राइट? ओके, ये देखो, A boy walks from his house to the park, which is 500 meter away, in 5 minutes and walks back in 7 minutes. His average speed is 5. जितना तेज आप क्वेश्चन को पढ़ के समझते हो ना, उतना जल्दी आंसर मार्क कर सकते हो। क्यों भाई? कह रहा है 500 मीटर गया, 500 मीटर आया, 1 किलोमीटर 12 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना 5 किलोमीटर। 60 मिनट में जितनी डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। दैट्स सो सिंपल, राइट? वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट। तो 5 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को ना पढ़ते समय कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में पेन को रेज करने की जरूरत है। इट्स नॉट नीडेड, यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर लाइक दिस। चलो ये सवाल देखो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए जो है मंथली इनकम में से अपने जो भी मासिक आय है उसमें से ए ने खर्चा किया 24% हाउस होल्ड पे, 16% इंटरनेट पे चला गया, 12% एजुकेशन पे चला गया और बाकी बचा लिया। जो सेविंग है वो 3288 है। तो बताना है कि जो मंथली इनकम है ए की वो कितनी है। क्लियर है? तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 ऑप्शन तो आपके सीधे उड़ जाएंगे, जिसमें आपको कहीं तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद थोड़ा सा अटेंशन देखिए, ये आपका ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो बचता है वो सही होता है, राइट? क्लियर? व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन इज 6850। मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान से देखना। मैं जब क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चलता है मैं आपको बता रहा हूँ। When I am reading this question, 24 यहाँ गया, 16 यहाँ गया और 12 यहाँ गया, इसका सम 52% गया। 52% अगर गया तो 48% बाकी बचा, जिसकी वैल्यू है 3288। टोटल इनकम कितनी होगी 100% होगी। अगर मैं इसका डबल करूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, इसका डबल निकालो जरा, कितना हो गया आपका 6576 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? आप रफली देख लो कि 6500 कुछ है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यू कैन राइट लाइक दिस। अब जो जरा बताओ, ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है 6576, ये कितना है आपका? ये 96% है, क्योंकि मैंने इसका डबल निकाल दिया बस सीधा। 96% अगर ये है तो 100% कितना होगा? इससे ज्यादा होगा ना। अगर इससे ज्यादा होगा तो मेरा ए और बी ऑप्शन गलत हो गया ना, क्योंकि वो तो 6300 और 6400 थे। तो अगर वो 6300 और 6400 थे तो भाई ये तो सही नहीं हो। सर इसी से स्टार्ट कर दें? अभी तो चल रही ना स्ट्रीमिंग आपकी, अब वहीं पर, हाँ वहाँ प्ले कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, राइट।
अभी सेशन स्टार्ट हो गया क्या? ओके, सो अभी सॉरी ये डिस्कनेक्शन हुआ था कुछ सेशन में, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है? सो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएं, अभी बीच में डिस्कनेक्शन हुआ था सेशन में। सो इफ़ यू आर एबल टू हियर मी नाउ, जहाँ बंद हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग इट। ओके, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हुआ सेशन। चलो, थैंक यू ऑल फॉर स्टिल बीइंग कनेक्टेड, लेट्स डू इट। चलो, इसी सवाल में था मैं जहाँ पर बात मैंने छोड़ी थी वहीं से शुरू करूँगा। बात मैंने यहाँ पर छोड़ी थी कि देखो मैंने ये ऑप्शन रिजेक्ट कैसे किए, क्योंकि जो मेरी 96% की वैल्यू निकल के आई, जब मैंने देखा कि भाई 52% तो खर्चा हो गया, तो जो सेविंग थी वो 48% हुई, और वो 48% आपकी 3288 के बराबर है, तो मेरा 96% यहाँ से क्या आ गया, वो आ गया 6576, इसका डबल, इसका दुगना, ठीक है। फिर मैंने कहा जो मेरा 100% होगा वो क्लियरली इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन बाकी बचे। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है ये मैंने कैसे डिसाइड किया? देखो 96% अगर मुझे मालूम है तो मुझे इसमें 4% और ऐड करना है, मुझे 100% मिल जाएगा। इसका 4% अगर मैं निकालूंगा तो 96 को मुझे 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो 200 से ज़्यादा आएगा डेफिनेटली। अब बताओ 6576 में अगर 200 से ज़्यादा मैं ऐड करने गया तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका 66 समथिंग दिया है। मेरा आंसर डेफिनेटली 200 से ज़्यादा ऐड करूंगा तो वो 67 क्रॉस कर जाएगा। तो ओनली सी ऑप्शन कैन बी करेक्ट। देखिए एग्जाम में ना ये सब चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि लॉजिक 2 दिन में भूल जाता है, ठीक है। ऐसी गलतियां ना करें। 24 से डिवाइड करोगे सर 200 से ऊपर आएगा, कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो? 24 से डिवाइड करो इसको, 120 के आसपास कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 264000 को इन्वेस्ट किया गया है 3 साल के लिए 8.25% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आपको बताना है कि भाई इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? आप 3 गुना करोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 24.75%। होगी या नहीं होगी? 25% के आसपास कुछ आ रहा है। इसका अगर 25% के आसपास वैल्यू निकालने गए 1/4, सो 1/4 26 का कितना होता है? 13, और 13 का हाफ कितना होता है? 6.5। क्या ऑप्शन होगा? सी। देखो कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ रहा है। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है कि हम लोग अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके ऑप्शंस लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट अबाउट इट। एग्जाम में लोग इसको निकाल के कैलकुलेशन ट्रेडिशनली करके क्या नोबेल प्राइज ले जाएंगे? नहीं, राइट। सो इफ दीज आर द ऑप्शंस प्रोवाइडेड यू हैव टू यूज इट। पर अगर आप इस तरह से सोचते ही नहीं हो ना तो आप यहां भी कैलकुलेट करोगे, यहां भी कैलकुलेट करोगे, समय बर्बाद करोगे, क्योंकि यहां पर हमने पहला इंटरेस्टिंग काम क्या किया है? अप्रॉक्सीमेशन। 24.75% को हमने बोला अप्रॉक्सीमेटली 25%, जो कि 1/4 होता है। इसका 1/4 रफली निकाल के देखा 26, 13 का आधा हो गया, राइट। नॉट ए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं अगर आप मेरी बात मानेंगे। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ो। Which of the following solids has the highest number of vertices? जरा देखो वर्टिसेस का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के ये जो पॉइंट होते हैं ये कहलाते हैं वर्टेक्स, और ये हो गए वर्टिसेस कहलाते हैं। 3 वर्टिसेस होती हैं ट्राइंगल में, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो उसी तरह से ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बता दो कि इसमें से किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो एक पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन आपको पता है क्या होता है? एक ट्राइंगुलर पिरामिड होता है टेट्राहेड्रॉन। तो ट्राइंगुलर पिरामिड में जो सीट्स होते हैं ना, आप अगर ऐसे इसको बनाओगे कि ये ट्राइंगल हुआ और आप इसको ऊपर एक पॉइंट यहाँ बनाओगे, इसको ऐसे ज्वाइन करो, इसको ऐसे ज्वाइन करो, इसको ऐसे ज्वाइन करो, तो ये आपको बनता है टेट्राहेड्रॉन। इसमें आपके 4 होते हैं वर्टिसेस। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड में कितने होते हैं? 8 होते हैं ना, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 होते हैं आपके वर्टिसेस। ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे 3 नीचे 3 ऊपर, 6 होता है इसमें। हेक्सागोनल पिरामिड की अगर आप बात करोगे तो 6 नीचे हो गया, 1 ऊपर हो गया, क्योंकि पिरामिड का मतलब होता है पॉइंटेड टॉप। पिरामिड इज हैविंग ए पॉइंटेड टॉप, तो मतलब एक पॉइंट ऊपर ले लो और जो भी बेस है उसकी वर्टिसेस को अगर आप ज्वाइन करोगे ऐसे करके तो आपको पता चलेगा कि वो पिरामिड है। सो पिरामिड में क्या होता है, जो बेस होता है ना, बेस की वर्टिसेस को काउंट करके +1 अगर करते हैं
तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस मिल जाएंगे। क्लियर और नॉट? और अगर हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो जितना बेस में होता है उतना ही ऊपर होता है। क्यूबॉइड एक प्रिज्म स्ट्रक्चर है, डबल हो जाता है सीधे। ओके, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। अगर ये लीस्ट पूछता तो आपका टेट्राहेड्रॉन हो जाता 3 and 1 4। चलो ये सवाल देखो क्या है। कह एवरेज टेम्परेचर एक हफ्ते का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। अगर एवरेज टेम्परेचर आपका पहले 4 दिनों का 31 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताना है कि एवरेज टेम्परेचर जो है रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक का क्या होगा। तो इट्स 28.67%, जो कि बहुत आसान है कैलकुलेट करना। देखो अगर आपका एवरेज 30 है और आपने कहा कि 4 दिनों में आपको मिला 31, तो 31 का मतलब एक एक्स्ट्रा मिला एवरेज से, तो आप कहोगे ये सरप्लस है 4 into 1 का। बाकी 3 दिनों में आपको क्या चाहिए? आपको बाकी 3 दिनों का अगर एवरेज निकालना है तो आपको यही पूछ रहा है कि व्हाट दे आर गोइंग टू कैरी। तो आप कहोगे देखो सिंपल सी बात क्या है कि ओवरऑल जो एवरेज है मेरा वो 30 है। अगर ओवरऑल एवरेज मुझे 30 रखना है तो बाकी 3 दिन मुझे ये 4 का डेफिसिट दें। अगर वो 4 का डेफिसिट दें 3 दिन मिला के, तभी मेरा एवरेज 30 रह पाएगा, क्योंकि नेट डेविएशन मुझे 0 चाहिए। नेट डेविएशन मुझे 0 चाहिए। तो 30 - 4/3 अगर निकालोगे तो आपको मिलेगा 30 - 1.33, जो कि आपका होगा 28.67, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। दैट इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो ये क्विकली मैंने देख लिया था जब मैं पढ़ रहा था कि 30 से 31 हुआ 4 दिन का, तो +4 है, मुझे -4 क्रिएट करना है। सो -4 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है? 3 लोगों में, तो 1.33 उनका एवरेज कम हो जाएगा। दैट इज 30 - 1.33, दैट इज 28.67। ये देखो कह रहा है द नंबर 30744 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर्स। पहला कह रहा है ओनली बाई 2, 3 and 6। फिर कह रहा है ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5 and 7, ओनली बाई 2, 3, 6 and 9। तो देखो एक चीज पहले हमें ये समझनी है कि हमको डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ सम ऑफ डिजिट्स निकालते हो, ओके, देखो एक चीज ध्यान से देखना, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी होगा। तो पहले ऑप्शन में अगर कुछ चेक करना है तो आप 2, 3 चेक करो तो 6 अपने आप होगा। लेकिन हमें यह भी प्रूफ करना है, राइट, कि जो कह रहा है ना ओनली बाई दीज नंबर्स, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 7 और 3 10 हुआ, और 10 और 8 कितना हुआ? 18। अगर मेरा डिजिट सम 18 आ रहा है तो ये नंबर 3 से डिवाइडेड है, इवन नंबर है तो 6 से भी डिवाइडेड है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2, 3, 6, 9 तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूं। तो केवल ये कहना कि ओनली बाई 2, 3, 6 ये गलत है। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5 बोल रहा है तो मुझे और वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो 1 से होगा ही होगा, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या? आप कहोगे यस 4 से भी हो रहा है। 5 से तो नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होना नंबर या तो 0 में एंड करे या 5 में एंड करे, नहीं होगा। 6 से हो रहा है, 7, 8 वेरीफाई करना है। तो देखो 7 वेरीफाई करने के लिए आप कहोगे ये नंबर है 30744, उसके पहले 8 वेरीफाई कर लो। 8 वेरीफाई करने के लिए लास्ट 3 डिजिट आपकी डिवाइड होनी चाहिए 8 से। तो ये नंबर जरा ध्यान से देखना, आपका ये नंबर लिखा है 640, लास्ट 3 डिजिट प्लस 104, ये आपका 8 से डिवाइड होता है, यस। ये भी आपका 8 से डिवाइड होता है, यस। 13 times 8, तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अभी मुझे मिल गया 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 7 बाकी है बस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ऐसे है नहीं, क्योंकि अब आंसर आ चुका है। देखो जैसे इसने कहा डी ऑप्शन ओनली बाई 2, 3, 6, 9, ये गलत हो गया, क्योंकि 8 से भी डिवाइड हो रहा है। कह रहा है ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5, कह रहा है ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5 and 7। अब यहां पर हमें थोड़ा सा केयरफुलनेस चाहिए, हमें 7 को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 7 को चेक करने यहां पर जाऊंगा तो या तो 7 वाली डिविजिबिलिटी जो होती है वो लगा दो आप, कि लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट डिजिट को डबल करके जोड़ना घटाना वाला होता है ना, जो वो कर सकते हो, या फिर आप सीधा चेक कर लो, कुछ मुश्किल नहीं है। 7 4 28, 2 बचा, 7 3 आपका हो गया 21, 6 बचा, 7 9 हो गया 63, 1 बचा, 2 डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5। 5 को छोड़ के ये सारे सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये थोड़ा सवाल था जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एग्जाम टाइम में हो सकता है आप मिस्टेक्स करो, बट अगर आप ऑप्शंस लेके चलोगे ना तो आप गलती नहीं कर पाओगे, राइट। ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचोगे कि भाई 5 and 7 मुझे चेक करना जरूरी है। 7 से डिवाइड हुआ, देन आई कैन थिंक ऑफ कि भाई हाँ ये 5 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, इस सवाल में एक बात बताओ कि क्या ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका था? टेल मी।
क्या ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका था? बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर इस सवाल को ऐसे किया तो आपने समय की करी है घोर बर्बादी। क्यों भाई? इसीलिए मैं कहता हूँ ऑप्शंस पे नज़र रखो ना भाई। ऑप्शन पे नज़र ऐसे रखनी है ना आपको कि आप बहुत अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं अगर यहाँ पर डिविजिबिलिटी, ठीक है, फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ 7 से, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैं यहाँ 7 से डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, लेट मी ट्राई टू फाइंड डिविजिबिलिटी विद 7, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हुआ तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है, ये दोनों नंबर गलत हुए कि नहीं हो गए, राइट। 7 वॉज द फर्स्ट थिंग वी शुड स्टार्ट विद। 7 से अगर हमने स्टार्ट किया तो हम इन दो ऑप्शन को कहीं ना कहीं डायरेक्ट गलत कर पाते, दे आर रॉन्ग, क्योंकि बाकी जो नंबर्स हैं उनसे डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। 7 जब वेरीफाई हो जाएगा तो आप क्विकली कहोगे कि ये देखो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये तो एक बार में पता चल गया। 4 से भी डिविजिबिलिटी मुझे एक बार में मालूम चल रही है, 8 से डिविजिबिलिटी भी आप डायरेक्ट देख के मालूम कर सकते हो, 5 से हो नहीं रहा है, 1 से होगा ही होगा। दैट विल बी मच ईजियर, ए एंड डी विल बी, उस ऑप्शन में कम से कम आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, उनको देखना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, और चेक तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, ये देखो जरा, 21 टाइपिस्ट कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज 15 टाइपिस्ट विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। 21 टाइपिस्ट हैं, उन्होंने 8 दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो 15 ही टाइपिस्ट होंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? अब ये कितना आसान सवाल है कि दैट विल बी 11.2। कैसे? आप कहोगे 21 इंटू 8 को आपको बराबर करना है 15 इंटू समथिंग के, ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है? 160 प्लस। यहाँ अगर मुझे 160 लानी है तो मुझे 10 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 से बड़ा नंबर एक ही है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। क्लियर? समझ गए ना? देयर इज नो नीड टू डिवाइड करोगे तो टाइम ही तो बर्बाद करोगे। जस्ट लुक एट इट, 21 इंटू 8 मस्ट बी इक्वल टू 15 इंटू समथिंग, एंड दैट समथिंग हैज टू बी मोर देन 10, देन ओनली इट कैन बी बराबर, ठीक है। डिवाइड मत करो यार, क्यों डिवाइड कर रहे हो? चलो ये सवाल देखो, कह रहा है कि इस ट्राइंगल में, अच्छा जो ट्राइंगल दिया इसमें पॉइंट बड़ा छोटा छोटा दिया, बना दूँ सर? ऐसे कुछ बना लो, ये ऐसे है, ये आपका ऐसे है, तो ये कह रहा है ये पॉइंट है आपका D और E, ये पॉइंट है आपका F और G, ये आपका A, B और C, और क्या कह रहा है कि देखो इस ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है कि D E जो है आपके ये मिड पॉइंट है AF के, मतलब ये वाला जो D है ये इस पूरे AF का मिड पॉइंट है, ये जो E है आपका ये उस AG का मिड पॉइंट है, और सिमिलरली आपको दिया हुआ है कि जो D E के बाद जो F और G हैं ये आपके पूरे AB और AC के मिड पॉइंट है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये पैरेलल होता है, ये लाइन आपकी पता है इसकी डबल हो जाएगी और इसका डबल ये हो जाएगा। क्या पूछा है इन्होंने? D को इन्होंने दिया है 2.4, कह रहे हैं BC क्या होगा? इसका डबल का डबल 4 गुना 9.6। इसका बोलने को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, बट ये बहुत आसान है, सिमिलरिटी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ADE ट्राइंगल, आपका AFG ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल है, तीनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल में अगर कोई साइड, आपको पता ही है ना कि ये हाफ होती है, ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, सेम स्टोरी है, मतलब जो भी सोचना है सोच लो यार, ठीक है। अच्छा और भी सवाल होंगे, इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा सा वक्त दो। 32 तक हो गया ना, 33। देखो ये एक DI है आपके सामने, इसको ज़रा देखते हैं क्या है। लाइन चार्ट है, वैल्यू दिखेगी नहीं आपको, बहुत छोटा छोटा है, बट कोई नहीं, मैं पढ़ के बताऊंगा। देखो इस पे क्वेश्चन का टाइप क्या है? टाइप कह रहा है कि जो लाइन ग्राफ है वो शो कर रहा है मंथली एक्सपेंडिचर बाय 2 फैमिलीज इन 100। तो इसमें मंथली एक्सपेंडिचर शो कर रहा है अलग अलग आइटम पे, कि ये फूड है, यहाँ पर अलग अलग हेड्स दिए हैं, मैं आपको डेटा समझा देता हूँ। ये फूड है आपका, ये एजुकेशन, ऐसे करके 5 डिफरेंट हेड्स हैं, और वहाँ पर जो 2 फैमिलीज हैं, एक फैमिली का नाम इन्होंने दिया है J जो कि ब्लू कलर से है, और जो आपका फैमिली K है वो आपका यहाँ पर येलोइश कलर जो आपको दिख रहा है कुछ वैसा है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें डेटा क्या दिया हुआ है, इनका जो मासिक व्यय है वो दर्शा रहा है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो मैं आपको लिख के ना इधर बता देता हूँ, ताकि एक बार डेटा अगर क्लियर रहेगा
तो आसानी होगी आपको ये क्वेश्चन समझने में और करने में। तो मैं इसको टैबुलर डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि जूम करूँगा तो फट जाएगी इमेज भी आपकी। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से लोगों की बात की गई है, जे और के दो लोग हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये आपका है जे और ये है आपका के, जे के हो गए। और जे के बाद देखो यहाँ पर क्या है, इनकी कहानी है, फूड में दी हुई है कुछ कहानी। फूड की दोनों वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ कि ब्लू कलर वाली वैल्यू दी है 135 जो कि जे की है, और ये वैल्यू आपको दी है 180। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सपेंडिचर है 135, इसके आगे 2 जीरो लगा दो। ये वैल्यू जो है आपको दिया है कॉलन 00, मतलब ये 13500 यानी 13,500 इसका व्यय है, एक्सपेंडिचर है। और ये मंथली एक्सपेंडिचर आपका है 18,000 अगर 2 जीरो लगाएंगे ऐसे ही। तो मैं सारे हेड्स में लिख दे रहा हूँ। ये फूड हो गया आपका, फिर आपका एजुकेशन है, एजुकेशन में आपकी वैल्यू है 10 एंड 30, ये लिखा मैंने। फिर आपका है इंटरटेनमेंट में 2138, सो इंटरटेनमेंट आपका कितना है 21 का मतलब है 2100, और ये वैल्यू है आपकी 3800। 20 और 45 क्या है क्लोथिंग में, तो यहाँ पर आपकी है क्लोथिंग, सो क्लोथिंग में कितना है 20 और 45 लिख दिया मैंने। देन में गया किसमें, हाउस रेंट में, सो हाउस रेंट लास्ट है बिल्कुल, और उसमें आपका है 6 और 54। तो अब आपको डेटा दिख रहा होगा ना साफ साफ, राइट। ग्राफ क्लियर नहीं इसलिए मैंने उसको टैबुलर डेटा में कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए ग्राफ में परिवार जे और के लिए भोजन तथा शिक्षा के बीच में व्यय में अंतर का अनुपात क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन स्पेंडिंग बिटवीन फूड एंड एजुकेशन फॉर फैमिली जे एंड के। जरा देखो फैमिली जे और के आपका दिख रहा है, तो फूड और एजुकेशन में फैमिली जे और फैमिली के की बात कर रहा है, इसका अनुपात बताओ क्या है, व्हाट इज द आंसर हियर, सॉल्व इट। मैं बोर्ड से हट गया हूं ताकि आपको पूरा का पूरा व्यू मिले और आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, रेशियो बताना है डिफरेंस इन स्पेंडिंग बिटवीन फूड एंड एजुकेशन फॉर द फैमिली जे एंड के। तो जे फैमिली के लिए और के फैमिली के लिए जो फूड का डिफरेंस है और जो एजुकेशन का डिफरेंस है उसका रेशियो आपको निकालना है। तो निकाल के बताओ ना कितना कितना डिफरेंस है आपका। कितने लोगों का ए ऑप्शन आया, ए ऑप्शन कैसे आया, क्या डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया। देखो फूड और एजुकेशन अगर मैं यहां से देखूं जे के लिए, तो इसका डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस, क्या आपको डिफरेंस 125 दिख रहा है। यहां फूड और एजुकेशन का डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, आपको 150 दिख रहा है। इज इट करेक्ट, क्या ऐसा कुछ डिफरेंस आपको दिखा जो मैंने आपके सामने लिखा है कि फूड और एजुकेशन का अगर मैं डिफरेंस जे के लिए निकालता हूं तो फूड और एजुकेशन का डिफरेंस मुझे 125 मिल रहा है और उधर मुझे 150 मिल रहा है। समझ में आ रहा है कुछ जो लिखा मैंने, या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ इन्होंने पूछा है कि इसका फूड का डिफरेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 45, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 45, और दूसरा एजुकेशन का डिफरेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20। तो देखो इन्होंने ना यही पूछा है, क्या पूछा है आपसे, पहला पूछा है या दूसरा पूछा है, जल्दी बताओ। इज इट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, ये वाला गलत है या ये वाला गलत है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। फाइंड आउट द डिफरेंस इन स्पेंडिंग बिटवीन फूड एंड एजुकेशन फॉर जे एंड के। तो जे के लिए फूड और एजुकेशन का डिफरेंस निकाल लो ये, और के लिए भी निकाल लो, इसका डिफरेंस इन्होंने पूछा है। जो भाषा से मुझे समझ में आ रहा है वो यही पूछा है इन्होंने, राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो इन्होंने जो वैल्यू दी है उसमें कुछ मैच करता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आपको आइडिया समझ में आ गया कि इन्होंने क्या दिया है, ठीक है, और अगर सही ऑप्शन होता तो हम लगा भी लेते, राइट। देखो इन्होंने भाषा में, मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज नो सच क्लैरिटी इन द लैंग्वेज, राइट। जे एंड के लिए भोजन तथा शिक्षा के बीच के व्यय के अंतर, हाँ ठीक है, हिंदी में पढ़ो तो यही लग रहा है कि यही पूछ रहे हैं कि ये वाला जो डिफरेंस है आपका 45 और 20 का रेशियो पूछा गया। कोई नहीं, टेंशन ना लो आप, है ना। ये पहली बात तो थोड़ा सा लैंग्वेज में भी क्लैरिटी थोड़ी कम है, बेहतर होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी कन्फ्यूजन, है ना।
क्लियर और नॉट? देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। कोई नहीं, कुछ भी लगा देना जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपका आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, दोनों ले लो तो कौन सा मैच किया? कुछ नहीं मैच कर रहा है। 9:4 भी नहीं है यहाँ पर दिया हुआ कहीं भी। क्लियर और नॉट? तो जब कुछ है ही नहीं है तो क्या करें? कुछ भी ऐसे लगा देना। उन्होंने सवाल सही से बनाया ही नहीं, है ना। 33 नंबर हो गया। डेटा समझ लो, बाकी आप ज़्यादा टेंशन मत लो। 33 नंबर हो गया। आप जरा 34 नंबर देखते हैं। देखो ये पर अच्छा सवाल है। ये कह रहा है फैमिली और जे और के की अगर हम बात करें तो उनकी जो फूड में स्पेंडिंग है, फूड में जो स्पेंडिंग है, तो उसमें क्या, व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड बिटवीन फैमिली जे एंड के? तो फैमिली जे और के बीच में, राइट, जे और के बीच में जो फूड में स्पेंडिंग है उसका परसेंटेज डिफरेंस जानना चाहता है। तो जरा चलें आगे, पीछे वाला डेटा देखना पड़ेगा हमें जे और के का, और उठा के लाना पड़ेगा फूड में। फूड का डेटा जे और के का कितना है जरा ध्यान से बताओ। 135 और 180 है आपका, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं उन दोनों को। 135 यह है आपका जे का और 180 है आपका के का, ठीक है। अब इन दोनों में आपको बताना है कि जो परसेंटेज डिफरेंस है वो क्या है। सॉल्व करिए। नहीं मार्क करके आ जाना, छोड़ना क्यों भाई? जब पता है सवाल गलत है कुछ ना कुछ लगा देना। नंबर तो खैर सबको मिलना है, गलत है तो ठीक है, छोड़ दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। चलो जरा देखो, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस हियर? फैमिली जे और के फूड स्पेंडिंग में आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है परसेंटेज के टर्म्स में। व्हाट वैल्यू यू विल टेक? देखो यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वाली बात, तो डेटा जिस तरीके से दिया हुआ है आपका कोई आंसर नहीं आने वाला है। इनके बीच का जो अंतर है आप ध्यान से देखो कितना है, दैट इज 45। 45 का जो अंतर है ना, ये परसेंटेज के टर्म में आप किसी भी साइड से चले जाओ 20% से ज़्यादा आ जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर कि ये डेटा करेक्ट है या तो हमारे यहाँ टाइपिंग में इसमें मिस्टेक हुई है, राइट? क्लियर और नॉट? क्योंकि ये केवल फूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भोजन की बात कर रहे हैं केवल। भोजन का डेटा मैंने लिख दिया आपके सामने। तो 45 का अगर अंतर है तो चाहे उधर से निकालो इधर से निकालो, दोनों में 20% से ज़्यादा आ रहा है, दिस इज रॉन्ग डेटा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DI। बट डेटा देखिए मुश्किल नहीं आया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर गलत जरूर आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहो कि थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाना। अब देखो ये एक सवाल है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? कह रहा है गिवन लाइन ग्राफ में जो मंथली इनकम है फैमिली की के की, वो इंक्रीज कर जाती है, ₹37,200 हो जाता है मंथली इनकम। सो व्हाट विल बी इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट assuming they spend the same proportion as before, round off to 1 decimal। ये देखो सवाल क्या कह रहा है। मैं पहले बात करूंगा कि फैमिली के की, ये कह रहे हैं कि जो इनकम है वो इंक्रीज कर जाती है 37,200 रुपये से, ठीक है। क्लियर और नॉट? 37,200 रुपये से के का इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है इससे होगा क्या कि जो इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाएगा, आपको ये बताना है। और डेसिमल उसिमल में अप्रॉक्सीमेशन करके कह रहे हैं बता दूँ। तो मैं पहले जरा जाता हूं और देखता हूं कि इंटरटेनमेंट में एक्सपेंडिचर था क्या। तो इंटरटेनमेंट देखिए इसका एक्सपेंडिचर कितना था आपका, 38 था या नहीं था? प्लीज़ ये आप वैल्यू जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करो कि ये आपका 38 था। अब देखो ध्यान से कि पहले जो भी एक्सपेंडिचर रहा होगा, टोटल इनकम रही होगी। टोटल इनकम में हमें आप ध्यान से ये बताओ कि जो टोटल इनकम थी और ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर था। तो अब आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि इन्होंने यहां पर जो वैल्यू दी है, जो डेटा दिया है कि अगर इनकम बढ़ जाती है, इनकम अगर बढ़ जाती है तो पहली बात ये कह रहे हैं कि दे assuming they spend the same proportion as before, round off to 1 decimal। अब देखो एक चीज आपको यहां पर ये अंडरस्टैंड करनी है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फिर से है, राइट? मेरी बात आप समझना।
कि पहली बात तो ये कि क्या जो पूरी की पूरी इनकम है वो अवेलेबल है स्पेंडिंग के लिए, ये कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि ये व्यय का ग्राफ है, ये एक्सपेंडिचर का ग्राफ है, सेविंग के बारे में कोई इन्होंने बात नहीं करी है। अब ये कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट में इंक्रीज बता दो। इंटरटेनमेंट में इंक्रीज हम बताएंगे अगर, तो ये कह रहे हैं एज्यूम ये कर लो कि दे स्पेंड द सेम प्रपोर्शन इज बिफोर, राउंड ऑफ टू डिसिमल। ठीक है, मुझे ये मालूम है कि जो उनका एक्सपेंडिचर होगा वो 38 इस पे जा रहा था, आई अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। ठीक है, जो भी ये टोटल आएगा ये कर लूंगा। तो मुझे क्या प्रपोर्शन मिल जाएगा या नहीं? मुझे प्रपोर्शन मिल जाएगा कि भाई इसको टोटल करने से कितना प्रपोर्शन मेरा इंटरटेनमेंट में जा रहा था, दैट आई नो। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है मेरी बात? ये तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कौन बताएगा कि जितनी इनकम बढ़ी है वो पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी? हु हैज टोल्ड मी दिस? नो वन, राइट और रॉन्ग? तो ये जो भी जिसने भी ये डीआई अगर फ्रेम किया और हमारे लोगों ने इसको सही टाइप किया है, तो ये बहुत ही वाहियात तरीके से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बहुत ही बेकार। ठीक है, आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं? इनकम बढ़ गई, ठीक है, आपने जितना भी उसको बढ़ा दिया, आई अंडरस्टैंड, समझ गया मैं उसको। प्रपोर्शन भी निकाल लूंगा कि कितना प्रपोर्शन जो है इंटरटेनमेंट में जा रहा है आउट ऑफ टोटल। ये कौन बताएगा भाई कि पूरा का पूरा इनकम स्पेंड हो रहा है कि नहीं? अगर ऐसा ये बता रहे हैं, ये हम मान लें कि भाई ऐसा हो रहा है, तो फिर आप 38 अपॉन ये टोटल कर लो और उसके बाद आप जाओ यहां पर, कहाँ गया सवाल, 37,200 रुपये लगा के देखो कि क्या निकल रहा है, राइट? बट अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज अगेन नॉट राइट। एज्यूम करके लगाना है तो लगा लो, मैं खुद ही कह रहा हूँ वो चीज़, बट दैट इज नॉट ए गुड क्वेश्चन, ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन में एम्बिगुटी नहीं होती है, आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ। जो डीआई का क्वेश्चन प्रॉपर्ली फ्रेम होता है, वहां पर आपके लिए ये स्कोप नहीं होता कि वो क्वेश्चन एम्बिगुअस है कि आप जजमेंट निकालो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। दैट इज वेरी स्पेसिफिक। क्लियर नॉट? तो वो कैलकुलेशन आप कर लो अगर आपको करना है, दैट्स नॉट ए बिग डील, वो आसानी से आपका हो जाएगा। चलिए, बाकी कोई भी सजेशन चाहिए तो बताओ, 5 मिनट आपको और कुछ ज्ञान देता हूँ फिर मैं निकलता हूँ। तो 35 सवाल ही हमने सेलेक्ट किए थे इसमें भी, है ना, और जो डिफरेंट थे थोड़े कंपेयर टू शिफ्ट 1 14 मार्च और साथ ही साथ आपके 12 मार्च वालों में से। 13 में भी बिल्कुल सिमिलर पेपर था 12 वाला। अभी 15 के भी जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो निकालेंगे, हम फिनिश करेंगे। 16 के भी जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो भी हम निकालेंगे और फिनिश करेंगे। निकी कह रहे हैं कि क्या हमें फॉल्टी क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर आपको पता है, देखिए दो चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चन गलत है, एग्जाम में हो सकता है आप खुद गलती कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन गलत है। क्लियर? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दूसरा, अच्छा सूरज कह रहे हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन सही था, माइट भी हमारे यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो, मैं मान सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आपको क्या करना है, आपको ये असर्टेन करना है कि आप वाकई में कहीं वो तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रीलिम्स में देखिए इतना टाइम नहीं होता है आपके पास, तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, यू कैन स्किप एंड गो। अगर वो गलत होगा तो नंबर तो मिल ही जाएगा आपको, और अगर आप गलत कर रहे हो तो भी बेहतर है, छोड़ ही दो उसको, है ना। तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं, राइट? कुछ टॉपिक अभी तक पढ़े ही नहीं तो क्या करें, एग्जाम दें कि नहीं? अरे बलराम जी, एग्जाम दो ना यार, इसमें कोई अटेम्प्ट की लिमिट तो है नहीं। अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है ना कि ये सीजीएल एक ही बार दे सकते हो, 2 ही बार दे सकते हो, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जस्ट गिव योर अटेम्प्ट, बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट देते हो ना तो आपको अपनी सच्चाई मालूम चलेगी, वेयर डू यू स्टैंड। सो दैट्स गुड। क्लास देखिए रोज क्या, अभी 11:30 पे होगी डेली आपके एग्ज़ाम के पहले तक चलती रहेंगी। सो 11:30 डेली मिल जाना, आते रहो तो अच्छा लगता है। पता नहीं आज कितने लोग लाइव थे, मैं तो नंबर भी नहीं देख पाता हूँ। 200 लोग हो, चलो ठीक है। और लोगों को भी बता दो कि कुछ क्लास फर्स्ट चल रही है ना। 4 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, कोई सजेशन दो, डरिए मत। बंटी जी देखिए, निडर होके डर के एग्जाम दोगे तो आप खुद अच्छा नहीं कर पाओगे जितना आपको आता है। सो जस्ट डोंट हैव फियर, जस्ट गो एंड गिव योर एग्जाम टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज। अच्छा होगा। एग्जाम देके 4 को मुझसे बात करना आप, ताकि मैं बाकी बच्चों को फीडबैक दे पाऊंगा कि पेपर कैसा था। लेवल इससे हाई होगा। मून देखिए, लेवल का सवाल करने के लिए मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ,
क्योंकि मुझे क्वेश्चन का लेवल समझ नहीं आता कि आसान है या कठिन है, राइट। सो आई जस्ट नो दैट ए पेपर इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, कैसा भी पेपर हो आई ऑलवेज एन्जॉय टू सॉल्व दैट पेपर। और ये पेपर मैं पहले देख के नहीं आता हूँ, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट। टीम टाइप करके दे देती है और मैं क्लास में आ जाता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो वॉट आई थिंक व्हेन आई लुक एट ए क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई डू। ऑफलाइन कोचिंग सर कहीं नहीं है मेरी, ऑनलाइन हूँ। और 4 कोचिंग का एग्जाम में डरिए मत, मैं आपको गाइड करूँगा, एक 10-15 मिनट का भाषण आपके लिए दूंगा, ठीक है। कि टेस्ट के वक्त मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, टेस्ट देने के बाद सारे क्वेश्चन वापस देखें तो बन जाता है। एनी सजेशन? फर्स्ट यू फील सो मच प्रेशर व्हेन यू गिव टेस्ट और यू ट्राई टू बी मोर फास्ट, दैट्स द प्रॉब्लम इन द टेस्ट। अगर आपसे बाद में बन रहे हैं तो जब आप कहते हैं ना आपका दिमाग जब रिलैक्सड है, व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ टाइम लिमिट एंड ऑल, यू आर एबल टू डू इट। प्रेशर में आप फड़फड़ा जाते हो, कंट्रोल योर इमोशंस, राइट। एग्जाम अच्छे होते हैं बट रिजल्ट अच्छा नहीं होता। एग्जाम अगर अच्छा होता है रिजल्ट अच्छा नहीं होता, मतलब आपके नंबर कुछ कम आते हैं। यू नीड टू डू लिटिल मोर बेटर, क्लियर और नॉट। चलिए जो हो रहा है वो तो मैं करूँगा ही। अंग्रेजी कैसे सही की आपने आनंद? इट्स ए वेरी लॉन्ग स्टोरी, ठीक है। नो स्पेसिफिक वर्क डन ऑन इंग्लिश। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु कुड नेवर स्पीक इंग्लिश, आई वॉज लाइक दैट। तो 12th के बाद मैंने कभी अंग्रेजी 12th तक बोली ही नहीं थी। ग्रेजुएशन में जाके प्लेसमेंट के टाइम पे अंग्रेजी बोलनी पड़ी, ठीक है। सो इट इम्प्रूव्ड, बट येस यू कैन अंडरस्टैंड कि कमिंग फ्रॉम दैट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, हैविंग नॉट सो गुड इंग्लिश तो अच्छी थी ही नहीं, बट टुडे आई एम एबल टू स्पीक बेटर। एंड एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, येस इंग्लिश इज़ नॉट समथिंग जहाँ पर मैंने बुरा किया है कभी भी। सो ये पॉसिबल है, बट बाद में बात करेंगे। अभी आप एग्ज़ाम दो, अभी 4 दिन में अंग्रेजी में क्या ही करा सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे सही करें? कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है, और सही प्रोसेस करेक्शन। कैलकुलेशन 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, करेक्ट प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन एंड सेकंड थोड़ी सी प्रैक्टिस, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी आपको अपनी। प्रोसेस में होता है ना कि डिजिटल, जैसे आप लोग बोलते हो ना वैदिक मैथ्स पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वैदिक मैथ्स इज नॉट नीडेड फॉर ए गुड कैलकुलेशन। आई डोंट नो वैदिक मैथ्स, आई नेवर यूज इट, बट आई नो हाउ टू डू द कैलकुलेशन, राइट। एवरी डे 11:30 अभी फिलहाल चल रहा है टाइम, आ जाया करो, अच्छा लगेगा, है ना। सो अभी देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, समय अपनी कमियों को बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइम इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग टू मच अबाउट योर वीकनेस। हाँ, अपनी वीकनेस को जानना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ ज़्यादा टाइम ख़राब ना करें एग्जाम में, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ हैं आप उन पर फोकस करिए, राइट। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ का मतलब कहाँ मैं अच्छा हूँ। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड go to the exam. How to relax during the exam? Don't relax in the exam. Relax का मतलब क्या, सोना चाहते हो? ठीक है। You have to be hyperactive in the exam. You should ask me how to be calm in the exam. Relax मतलब वो नहीं कि relax कर रहे हैं बढ़िया, जाके वहाँ लेट गए एग्जाम में, बोले हम तो relax कर रहे हैं, क्योंकि relax करने से पेपर अच्छा होता है, ठीक है। Don't do like that. Okay? सर आप कहाँ से पढ़े हैं? कहीं से नहीं, खुद से पढ़ाई की सौरभ, मोस्टली। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि इफ़ यू जस्ट बिकम सो सिंपल इन योर थिंकिंग, राइट, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, यू आर बीइंग टॉट, यू नो कि कैसे रटना है चीज़ों को, कैसे करना है। व्हेन यू आर केप्ट फ्री, मेरी कोशिश क्या है आपको पता है, ये दिखाने की कि आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है। कीपिंग थिंग्स सिंपलर, जस्ट गोइंग बाय द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द लॉजिक, ज़्यादा कम ऐसे वैसे। थ्रू दिस एक्चुअली यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे चीज़ें सोची जा सकती हैं। आई वॉन्ट टू लिबरेट यू। इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको कहूँगा कि देखो मैं हूँ सर्व विद्यमान आदमी और जो मैं कह रहा हूँ वही सुन लो, बस बहुत है। आई जस्ट वॉन्ट टू लिबरेट योर सेल्फ कि ऐसा सोचना संभव है। सो इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन यू विल रियली इम्प्रूव अ लॉट। CGL प्री में कितना स्कोर करें मिनिमम, सब बताऊँगा, सब बताऊँगा। 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम के आपको मंत्रा देता हूँ मैं, ठीक है, कि क्या करना है, कितना करना है, कितना स्कोर करना है। ओके, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, है ना। गुड बाय, सी यू टुमारो 11:30 AM वंस अगेन, बाय बाय।